हाँ पार्टी आप कहा था ना पार्टी करेंगे, आप कहो तब कर दे। आज वाले का तो खाली समोसे खा के पकोड़े खा के राजी होना भाई। शादी की पार्टी पकोड़ों में नहीं होती ना, शादी की पार्टी में पूरा टेंट लगना चाहिए ना, शादी में जैसे खाना होता वैसा होना चाहिए, उसमें टाइम लगता है यार। संडे को नहीं, क्योंकि देखो मैं बताऊं, मेरे दिमाग में तो ये था कि 15 तारीख के बाद कभी की जा सकती है ना, कि भाई 15 तक वो था, शादियों का सीजन था। तो मैं कई बच्चे ऑलरेडी किसी दूसरी शादी में गए हुए रहते हैं, फिर नहीं हो पाएगा। मैंने 3 दिन पहले मैनेजमेंट को कहा कि यार ऐसा ऐसा करना है। मैनेजमेंट का ये था कि सर 1 जनवरी के बाद कभी कर लो, है ना। उसके बाद 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, उनका रीजन दूसरा था। उनका रीजन ये था कि ये जो शादियों का सीजन है इसमें हलवाई बुकड है, इसलिए कोई है। मैं मैंने उनको कहा फिर कि भाई 15 के बाद में मर लग जाएंगे। तो उनका फिर दूसरा था, उनका दूसरा ये था कि ये जो न्यू ईयर पार्टी चलती रहती है तो गार्डन्स वगैरह के अंदर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती। बाकी मत कहूं आज लो, कल लो, परसों लो, भाई मेरे को पार्टी में क्या जोर है भाई। भाई मेरे को जलेबियां बनानी नहीं, है ना। बस तो अपने को किस बात का जोर है, मैं तो तैयार बैठा हूं। मैं तो इवन यहां तक था कि शादी से पहले की जाए भाई। पहले मेरे दिमाग में था कि यार पहले ही कर दी जाए तो बाकी टाबरों का एक्साइटमेंट ही पूरा हो जाए। वरना है भाई सर से पार्टी लेनी है, सर से पार्टी लेनी है, सर से पार्टी लेनी है। पर पहले का मैंने इनको कहा तो इन्होंने कहा नहीं पहले नहीं करनी, बाद में ही होता है, रिसेप्शन टाइप का होगा तो अपने बाद के अंदर उसको कर लें। आपको मना कर रहा था, रिसेप्शन को तो मैं कह रहा था, उनको सब मैनेजमेंट को तो बताया था, मैनेजमेंट से तो मैं बार बार इस बात की बात कर रहा था। और आपको क्यों, अभी तक तो मेरे को स्टाफ को देनी है, स्टाफ में 400 लोग है ना। 400 लोग शादी में सारे के सारे नहीं आ सकते थे, तो मेरे को पूरे स्टाफ को पार्टी देनी है। भाई जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूं वहां के पूरे स्टाफ को तो कम से कम पार्टी दीजिए, तो उनको देनी है, आपको देनी है। आपके लिए पार्टी क्या जान न्योछावर है यार, क्या क्या छोटी बात की आपने, पार्टी एक क्यों 4 लीजिए आप। इतना ही हड़का आदमी समझा क्या आपने मेरे को, वाह वाह कि आप, मैं कह रहा हूं ना 1 जनवरी के बाद आप कोई डेट बता देना भाई। ये मैं 2 जनवरी भाई, ये देखो ये मैं बताऊं, मैं पुनः बताता हूं, लास्ट 2-3 दिनों की होगी छुट्टियां। अरे कई कैलकुलेशन देखनी पड़ती है कि कोचिंग कर देगी बाद में कि हम 31/1/2 की छुट्टी कर रहे हैं, अपने 2 को कर दिया, छुट्टी वाला दिन आएगा कौन। मैं कहता हूं 3 को भी कर दे तो बच्चे कहेंगे सर 2 को तो हम जाएंगे, कहीं 3 को आ ही नहीं पाएंगे फिर। हाँ तो ऐसा कोई 4-5 के आसपास कोई तारीख हो, कोई तारीख रख लो बाकी। हाँ मैं, मेरे को ठीक लगे तो मैं तो दिमाग में था ही भाई। भाई मेरे को ठीक लगने से नहीं हो, ये तो जो ये मैनेजमेंट देखता है कि भाई ये नहीं हो सकता ना कि मैं जाके उनको कह दूं कि कल यार पार्टी देना, उनको उपलब्ध करवानी पड़ेगी ना चीजें कि भाई 60,000 लोगों का खाना बने। तो आप 30,000 हो, 30,000 आप हो, फिर पुराने स्टूडेंट है, आप 2 बार जिमते हो। ब्याह में तो जोर ही नहीं आता, ब्याह में कितना नॉर्मली, नॉर्मली अपने जब कोई घर का फंक्शन होता है तो उसमें कितने लोग खाना खाते हैं कि भाई 2,000, 2,500, 3,000 यही होता है। नॉर्मल अपने रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो कितने होंगे, 2-2,500 लोग होंगे वो। कोई बड़ा नेताजी भी करते हैं तो उनके कितने आएंगे, 20,000 आ जाएंगे, 25,000 आ जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे, अपने तो 1,050 है ना। तो फिर मैं उनको जाके रिसेप्शन वालों को कह दूं कि भाई नवीन सर, महिपाल सर, वो जो ये देखते हैं हर बार जो भंडारा करवाते हैं, तो वो पूरा सोचते हैं ना कि भाई सामान कहाँ से आएगा, कितना आएगा, हलवाई जो अपने रेगुलर आते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, वो कहीं बाहर नहीं गए वो। क्योंकि जो हलवाई अपने रेगुलर आता है वो भी तो अपनी सही लेके रखता होगा, अपने भरोसे 1 महीने में एक बार थोड़ी बैठा रहता होगा, उससे भी तो अपने पूछते होंगे। बना लेना रे बाद में, वैसे इतने वीडियो पड़े हैं। मैं कल परसों हंस रहा था, मैं दुनिया का वो व्यक्ति हूं जिसने खुद की शादी की एक फोटो नहीं लगाई, मेरे पूरे परिवार ने शादी की एक फोटो नहीं लगाई, मेरे ससुराल पक्ष ने शादी की एक फोटो नहीं लगाई, उसके बावजूद पूरा राजस्थान ब्याह देख गया। तो क्या करना है फोटो का। तो मैं कल परसों किसी को हंस रहा था कि टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजी वो आपके अंधविश्वास
आपके पूर्वाग्रह, आपकी सामाजिक मान्यताएं इनको पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। आज के 10 साल पहले मेरे परिवार में यदि कोई शादी होती तो मेरे घर वाले ये कहते कि कैमरा अलाउ नहीं है, हम घर में किसी की फोटो नहीं खींचने देंगे। 10 साल पहले की गांव की शादियों के अंदर कोई कैमरा नहीं है, कोई फोटो नहीं। किस बात की फोटो है? एकदम पूरा मध्यकालीन भारतीय समाज जिसके अंदर चित्र हराम है, किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी नहीं। तुम डीजे बजा के दिखाओ, देखे हम फोड़ नहीं दे तुम्हें और डीजे को, दोनों को। मेरे तो याद है मेरे सिस्टर की बारात आई थी, वो लोग डीजे लेके आ गए थे, नहीं बजाने दिया। उन्होंने खूब कहा अरे कि इतनी दूर से लेके आ गए, वापस ले जाओ विद बारात। हमारे यहां ब्याह होगा तो हम डीजे बजाने। तो एक वो टाइम था, आज के 10 एक साल पहले हम उन बातों में बिलीव करते थे कि नहीं है तो नहीं है। अब टेक्नोलॉजी आई, आप भले ही कैमरे वाले को कह दो कि कैमरे वाले को अंदर आना, कैमरे वाले की फोटो तो अभी तक हमारे पास ही नहीं आई। उसके बावजूद जितनी फोटो आनी थी वो तो आ गई। नॉर्मली क्या होता था पहले, जब अपने शादियों में फोटोग्राफी वाले को बुलाते तो अपने वो कोड होता है कि फोटो कब आएगी, देखेंगे उनमें कैसे लग रहे थे कैसे नहीं लग रहे थे। अब कितने भूंडे लग रहे थे और कितने भले लग रहे थे, वो तो आ गए, है ना। तो वो तो टेक्नोलॉजी ने सारी चीजें ये तो समाप्ति कर दी। इसलिए तुम पार्टी के लिए कतई कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे नीचे कर ले रहे मोबाइल, ये तो लड़कियों वाला वीवो मोबाइल लेके बैठा है तुम। मोबाइल तो ढंग का लाता तुम थोड़ा। हाँ। तो और क्या, तो वीवो ओप्पो लाते हैं, लड़कियों का मोबाइल है। हाँ। उसमें तुम फिल्टर और लगाते हो, लड़के फिल्टर लगाते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। चलो तो, तो, वो मैंने महिपाल सर से 2 दिन पहले ही बात की थी आपके लिए, पार्टी के लिए, कि सर कब करें। उनका ये था कि सर हो सके तो एक बार ये थोड़ा सा होल्ड कर दो, क्योंकि अभी दो तीन उन्होंने रीजन ही बताया कि शादियों वाला भी है, न्यू ईयर की पार्टीज वाला चल जाता है, तो इस चक्कर के अंदर ढंग की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती हमें, सामान की, हलवाई की, लोकेशन की, सब चीजों की। आप जनवरी के बाद में जब अपने फर्स्ट वीक के अंदर 1 से 7 वाला जो है उसके अंदर ही कभी कर ले। उससे पहले समोसे खिला दे, कल समोसे खिला देना। देख, आप मुझे जयपुर की उस दुकान का नंबर बता दें जो एक साथ आपको 1000 समोसे भेज दे। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दो बर्थडे पे समोसे खिलाने थे, है ना। तो पिछली से पिछले बर्थडे पे बड़ा यूं वो हुआ हमारे कि यार मैं किसी एक सुबह सुबह एक बेच में गया, उन बेच में बच्चों ने कहा कि सर पार्टी पार्टी पार्टी, क्या करें तो सर समोसे खिलाओ समोसे खिलाओ। नॉर्मली क्या होता था, बर्थडे के नाम पे मिठाई आ जाती थी, लड्डू आ जाते और आ जाते थे, और इतना स्टूडेंट भी नहीं हुआ करते थे। पिछले 2 एक सालों में स्टूडेंट बड़े भयंकर, समोसे खिलाओ। तो मैं नवीन जी को बोल दिया कि नवीन जी आज सारे बेच के अंदर समोसे खिला देना। इनके शाम तक हालत यह थी कि आसपास की सारी दुकानों के समोसे खा गए और बेच समाप्त नहीं हुए। मतलब आसपास की सारी दुकान वाले उस दिन मेरे को जान रहे थे, केक वाले और समोसे वाले दोनों, 2 प्रकार से। एक तो दुकान वाला तो वैसे जाने कि कोई एक राजवीर सर है जिसका आज बर्थडे है जो समोसे बांट रहा है। कोई ग्राहक जाके मांगे समोसा दोगे, नहीं है। क्या बात करते दुकान पे समोसे नहीं, अरे को राजवीर सर का बर्थडे हो खा गया, वो वैसे गाली निकाले कौन राजवीर सर है, सारे समोसे खा गया। तो पिछली बार हमने कहा कि जब समोसे बांटने है तो पहले से अपने पास होना चाहिए, इस दुकान से लाएंगे, इतने लेके आएंगे, ये लाएंगे। अब उसमें 2-4 से व्यू मांगेगा, हाँ भाई बताओ। तो किसी ने कहा शहर के अंदर 2 फेमस दुकानें हैं और उनके समोसे लाजवाब, उनसे अच्छे समोसे कहीं नहीं होते, और वो थोड़े महंगे देते हैं, मगर वही लाने। उसको कहे 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा और वो दे भाई, सबसे अच्छा फिर वही खाया जाए भाई। दूध खावनी दोबा बरबर खावनी भाई, जब समोसे बच्चे खा ही रहे हैं तो फिर ढंग के खाए कम से कम यार। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ। अब उन जो अच्छी दुकान वाले उनको फोन किया, उसने कहा मैं एक दिन में 2000 दे सकता हूं, एक बेच के नहीं है पांती, वो भी आज बता रहे हो तब दे सकता हूं। तो मत कहो अभी जस्ट आप बताओ, तो आप जयपुर की किसी भी दुकान वाले को जाकर दो कि हमें 1 घंटे में 1000 समोसे देने देगा। न तो कारीगर है, न उसके पास माल है, न वो तैयार कर सकता है। कल आपको समोसे मिल जाएंगे, कल नवीन जी का देना बोने, तो कल इनको सबको समोसे खिला दिया। और समोसे समोसे में तो जोर ही नहीं आता, रहे तुम कभी खा लिया करो। तुम्हारे जब जी में आए ना, उसे एक दिन पहले कह दिया करो समोसे खिलाने, खा खुआ लिया करो भाई। मैं जानता हूं कि पूरी कोचिंग को ही जब कोई आपके बर्थडे पे समोसे खिलाए जाते हैं तो नवीन जी बिलन ला के देते हैं, तो कोई 10 एक का ला के देते हैं, 10 से 15 के बीच का। आगे तुम लगाना अपने हिसाब से, है ना। तुम्हारे वाले भंडारे में है, उसके आगे 80 के आगे 0 लगेंगे, है ना। तो उसमें जोर है, फिर भी समोसे में क्या जोर आता, तुम डेली खाया करो, डेली मंगा दो तुम्हें समोसे, चाह और मंगा के तुम डेली
है? मेरी क्लास में तुम्हें पढ़ाई नहीं जाए, समोसे खिला दिए जाए। लव लेटर में तो बेचारा खड़ा जा कौन क्या मैं जिठानी थोड़ी हूँ जो शर्म कर रहा है, खड़ा हो। क्या ऐसे पर्चियां भेजने लग जाते हो? चलो क्या पढ़ाया था कल ये बताओ। अच्छा तुम्हें तुम्हें यूं लगता है कि तू पढ़ाता तो है नहीं, इससे अच्छा समोसे खिला दे। घनघोर बेइज्जती है, मुंह पे ऐसे कौन करता है? चल क्या पढ़ाया कल? चौहान है ना, रणथंबोर पढ़ाया ना। चलो रणथंबोर पूछ लो, पुराने वाला तो अपना सुना हुआ है ज्यादातर, 2-3 दिन रिवीजन हो गए अपने। तो रणथंबोर में कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का शासन था। और संस्थापक कौन था वहां पे? गोविंदराज ने कब स्थापना की थी? उसके बाद में वीर नारायण किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? किसके? इल्तुतमिश। उसके बाद वाघ भट्ट ने किसका मुकाबला किया? किसका? रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन महमूद का किया था। अच्छा उसके बाद में हम पढ़ रहे थे जयत्र सिंह कितने साल राज किया और अपने जीवन काल में किसको राजा बना दिया था? अमीर ने कितने में से कितने युद्ध जीते? अपने आसपास में मेवाड़ के कौन से राजा को, आबू के कौन से राजा को, और धार के कौन से राजा को? भोज परमार सेकंड। और उसके बाद आपका एक और पढ़ा था भीमरस के अर्जुन को। जलालुद्दीन खिलजी के कितने हमले विफल कर दिए? तो उसने क्या कहा था? मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसा अमीर खुसरो की कौन सी किताब में? मिफ्ताहुल फतू। अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था? क्योंकि वो अपने साम्राज्य का, क्योंकि रणथंबोर दिल्ली से मालवा और गुजरात के, क्योंकि रणथंबोर के किले का कैसा महत्व था? कैसा महत्व था? क्योंकि अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की विफलता का बदला लेना चाहता था, और क्योंकि हमीर ने उसके दो विद्रोहियों को, दो विद्रोही कौन कौन थे? अलाउद्दीन के सेनापति कौन कौन है? नुसरत खान, उलूग खान और अलफ खान। इधर हमीर के कौन कौन काम आ गए थे इनमें से? नुसरत खान और भीम सिंह। काम आना हिंदी का एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है वीर गति को प्राप्त होना, है ना, सिर्फ मरना नहीं, युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना। उनके लिए क्या शब्द यूज में लिया करते थे? काम। तो कोई आप कभी यूं पढ़ो इस युद्ध में लड़ते हुए काम आ गए थे, इसका मतलब वीर गति को प्राप्त हुई वो। अच्छा उसके बाद अलाउद्दीन खुद आया तो यहाँ पर क्या किया गया था? साका। उसमें दो लोग विश्वासघात करते हैं, रथिपाल और रणबल। जोहर किसने किया? इसका वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो अपनी कौन सी किताब? और ये फारसी भाषा में जोहर की पहली जानकारी। केसरिया किसके नेतृत्व में? किसके? अमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। अलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया और सौंप दिया किसको? उलूग खान को। अमीर खुसरो क्या कहता है? आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। अच्छा उसके बाद में और आप पढ़ रहे थे कि देवल दे जो थी वो हमीर की राजकुमारी थी, कौन से तालाब में? और इसके बाद हम पढ़ रहे थे किला था जहीन, उसको रणथंबोर की क्या कहते हैं? चाबी कहा जाता है। अच्छा उसके बाद हम पढ़ रहे थे अमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कौन सी बुक लिखी उसने? कौन सी? श्रृंगारहार। उसने कौन सा यज्ञ करवाया? कोटि यज्ञ का पुरोहित कौन था? कितने खंभों की छतरी बनवाई? 32 खंभों की। क्यों? उसके दरबार में दो विद्वान कौन कौन थे? राघव देव और बीजादित्य। हमीर पर दो आरोप लगाए जाते हैं, क्या क्या? कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध। पर हम कहते हैं कर उस समय बढ़ाए गए जब, और युद्ध के लिए सभी राजाओं द्वारा ऐसा हमीर ने इससे पहले कभी भी कर, हम कहते हैं उसने हट के लिए युद्ध नहीं किया बल्कि किसके लिए किया? किसी कवि ने अमीर के बारे में क्या कहा है? सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फले अमीर हट। अब हमीर से संबंधित खूब सारी किताबें लिखी गई, हमीर के टाइम में नहीं, हमीर के बाद में खूब सारी किताबें लिखी गई। कौन वो राइटर थे जिन्होंने किताबें लिखी? देखो हमीर से संबंधित पुस्तक है, बुक्स रिलेटेड टू हमीर। हाँ हाँ, रूठी रानी। हाँ नहीं होता ना ऐसा क्वेश्चन, फ्री में कोई क्वेश्चन पूछता है इनमें से मालदेव की रूठी रानी कौन थी? उमादेव। खत्म। कोई पूछेगा रूठी रानी का महल कहां पर है? जैसलमेर झील के पास। अलग अलग क्वेश्चन है, आपस में कोई मेल मिलाप इनका नहीं। चलो लिखो हमीर से संबंधित पुस्तकें। मैं 5-6 किताबें उतार रहा हूं, आप उतार लीजिए फिर अपने बात करें। और तुम ये हर कोई जो वीडियो बनाते हो ना ऐसे क्लास में, इनको इंस्टा मिस्टा पे मत लगाया करो, है ना। तुम्हारे यहाँ इंस्टा से उठा के उसको कोई यूट्यूब पे लगा देता है। वो एक रैंडम बात होती है जो तुम समझते हो और मैं समझता हूँ।
तीसरा कोई बंदा उसको बाहर बैठ के कतई नहीं समझ सकता। वो ये नहीं समझता कि ये बात केवल 1.5 मिनट की गई थी। उसको ये लगता है कि हम 1-2 घंटे तक यही करते हैं। फिर वो रेफरेंस से कट के बात होती है, उसका वो कोई अर्थ लगाता है। फिर मैं यदि आपको ये कहूं कि 60,000 बच्चे जिम के गए थे, वो नीचे लिखता है और करते ही क्या हो तुम लोग, है ना? तो अरे और क्यों अपना आनंद दूसरों को क्यों दें? हमने क्लास में आनंद उठाया उस बात का या उस सिचुएशन का, हर किसी को क्यों आनंद उठाने दें? और किसी को पढ़ना है या आनंद लेना है, इसके रुपए लगते हैं लाख, है ना? इसके लिए पॉकेट में मिला ये आनंद मिलता, फिर आपने क्यों ये रैंडम वीडियो लगाने? अरे इंस्टा तो बंद ही रखा करो। तुम लड़के भी पता नहीं कैसे इंस्टा चलाते हो, ये भी लड़कियों का काम है, लड़के चलाते रहते। उतार ले। बातें नहीं। क्या हो गया है? कोई बात लेट समझ में आई उनके? हाँ, हाँ, 3 बार लिखा है। 2 बार गलत दिख रहा है तुम्हें, 3 बार लिखा है मैंने। उतार ली। ऊपर वाली 2 स्टार लगाओ, है ना? हमने ये पढ़ चुके हैं हम, है ना दोनों। मैंने बताया था हमीर महाकाव्य में, हमीर रासों में सूर्यवंशी बताया गया, बताया था। वो 2 किताबें ये है ना। तो जोधराज वाले हमीर रासो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो 3 लोगों ने लिखी है। एक जोधराज ने लिखी है, एक सारंगधर ने लिखी है, एक महेश ने लिखी है। किस किसने लिखी है बताओ? जोधराज, सारंगधर और इन तीनों ने कौन सी बुक लिखी? नयन चंद्र सूरी ने कौन सी लिखी? हमीर महाकाव्य। कौन सी लिखी? चंद्रशेखर वाली अभी हम कल वापस पढ़ लेंगे ना। कल चंद्रशेखर का नाम वापस पढ़ेंगे, कौन से राजा के दरबार में था, वापस आ जाएगी। फिर भी याद रखें, हमीर को किस बात के लिए याद किया जाता? हट के लिए। तो चंद्रशेखर की बुक का नाम क्या हो गया? हमीर हट। अमृत कैलाश की बुक कौन सी है? हमीर बंधन। क्या नाम बुक का बोलो? हमीर बंधन किसने लिखी? अमृत कैलाश। और पांडव व्यास ने कौन सी लिखी? इसके स्टार लगाओ, ये 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है। पांडव व्यास की हमीरायण। ये हमीर के दरबार में नहीं थे लोग। उसके बाद में, हमीर के मरने के बाद में, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने उस पर किताबें लिखी। उनमें से कुछ किताबें ही है। नयनचंद्र सूरी की बुक का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। हमीर रासो 3 किस किसने लिखे?
जोधराज सारंगधर महेश। कौन कौन, दोबारा बोलो। जोधराज चंद्रशेखर की बुक कौन सी? अमृत कैलाश की कौन सी? और बांडव व्यास की कौन सी? आगे लिखो, नाडोल का इतिहास। नाडोल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नाडोल। नए पेज पे लिख बोला। अच्छा, नाडोल नया पेज ही है, चल ठीक है। तो ऊपर क्या लिख लिया? पहले लिख लिया, चलो ठीक है, आप ही लिख लो एक लाइन। नाडोल में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर नाडोल। नाडोल में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर नाडोल। नाडोल में कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का। आपको याद हो तो बताओ, देखिए नाडोल में चौहान राज्य का संस्थापक कौन? बताया था ना। हेडिंग डालो, लक्ष्मण राज। देखो 960 ईस्वी में, इन 960 एडी, 960 ईस्वी में, इन 960 एडी, 960 ईस्वी में, 960 एडी, इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। इसने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में किसकी स्थापना की थी? चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसने नाडोल में एक मंदिर बनवाया था, आशापुरा माता का। किसका मंदिर बनाया? लिख लो। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट आशापुरा माता टेम्पल एट नाडोल। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट आशापुरा माता टेम्पल एट नाडोल। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट आशापुरा माता टेम्पल एट नाडोल। ये जो आशापुरा माता है, ये चौहानों की कुल देवी है। लिख लो, यह है चौहानों की कुल देवी है। शी इज क्लेन डाइटी ऑफ चौहान्स, या ये चौहान वंश की कुल देवी है। शी इज क्लेन डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। ये चौहान वंश की कुल देवी है। शी इज क्लेन डाइटी ऑफ चौहान डायनेस्टी। पहला वंश कौन सा पढ़ा हमने? गोहिल। गोहिलों की कुल देवी कौन सी? बाणमत। फिर हम राठौड़ पढ़ रहे थे उनकी नागनेची माता। फिर हम कछवाहा पढ़ रहे थे उनकी जमवाय माता। अब हम चौहान पढ़ रहे हैं इनकी। कौन सी माता जी? आशा। अगला लिखो, अगला राजा लिखो, केलन। केलन ने एक युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बारे में हम कल पहुंच जाएंगे या परसों पहुंच जाएंगे इस युद्ध पे। तब हम अच्छे से इसको और पढ़ेंगे ढंग से। एक बार अपने इतना लिखोगे, इसने युद्ध में भाग लिया। युद्ध का नाम था काइंद्रा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कब, कहां, कैसे, वह आगे पढ़ेंगे। एक बार लिख लो, इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। कहां पड़ता है, कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, सब बाद में पढ़ेंगे। एक बार नाम याद रखना केवल। इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। इसके दो राजकुमारियां थी। एक राजकुमारी का नाम था गिगा देवी। क्या नाम था? एक राजकुमारी का नाम था श्रृंगार देवी। कौन कौन दो है बताओ देखे। ये तो गिगा देवी, दूसरी कौन है? श्रृंगार देवी। किसकी राजकुमारी है? केलन की राजकुमारी। इन दोनों की शादी आबू के एक राजा के साथ की गई थी। आबू के राजा का नाम था धारावर्ष परमार। क्या नाम था? हम पढ़ रहे आबू में परमार राजवंश है। आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी, कल पढ़ रहे थे हम। तो आबू में कौन सा राजवंश था? परमारों का एक राजा कौन हुआ था? धारावर्ष। और धारावर्ष परमार की दो रानियों के नाम क्या क्या थे? गिगा देवी और श्रृंगार। वो कहाँ की राजकुमारियां थी? नाडोल। कौन से राजा की राजकुमारियां थी? केलन। देख लो, अपनी राजकुमारियों गिगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह आबू के धारावर्ष परमार से किया था। ही मैरिड हिज प्रिंसेस गिगा देवी एंड श्रृंगार देवी टू धारावर्ष परमार ऑफ आबू। अपनी राजकुमारियों गिगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह आबू के धारावर्ष परमार से किया था। ही मैरिड हिज प्रिंसेस
गीगा देवी एंड श्रृंगार देवी टू धारावर्ष परमार ऑफ आबू। आबू के धारावर्ष परमार से किया था। He married his princess गीगा देवी एंड श्रृंगार देवी धारावर्ष परमार ऑफ आबू। आबू की धारावर्ष परमार से किया था। इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? वो बाद में जालोर चला गया था। कहां चला गया था? और जालोर में चौहान राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? कीर्तिपाल। किसका छोटा भाई? देखो, इसका छोटा भाई कीर्तिपाल, हिज यंगर ब्रदर कीर्तिपाल। इसके छोटे भाई कीर्तिपाल, ये लिखना, इसके छोटे भाई कीर्तिपाल ने, हिज यंगर ब्रदर कीर्तिपाल, इसके छोटे भाई कीर्तिपाल ने, हिज यंगर ब्रदर कीर्तिपाल, कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। अगला लिख लो, जालोर का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ जालोर। जालोर का इतिहास। लाइन लिखो एक तो, जालोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर जालोर। जालोर में चौहान वंश का शासन था। चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर जालोर। जालोर का पुराना नाम हमने पढ़ चुके हैं, जाबालीपुर। क्या नाम था? क्योंकि यहाँ पर एक ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम क्या था? जाबाली। तो ऋषि जाबाली के कारण इसका नाम क्या पड़ा? जाबाली। लेकिन बाद में यहाँ पे जाल के पेड़ ज्यादा थे। किसके पेड़ ज्यादा थे? जाल। जाल पश्चिमी राजस्थान का एक झाड़ीनुमा पौधा है, पिल्लू लगते हैं, पिल्लू है ना, पिल्लू लगते हैं उसके। तो वो जो पौधा होता है जाड़, जाड़ के झाड़ी होती है ना, जाड़ ज्यादा थे, जाड़ ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जालोर। लिखो, ऋषि जाबाली के कारण, ड्यू टू सेंट जाबाली, ऋषि जाबाली के कारण, ड्यू टू सेंट जाबाली, जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज नोन एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज नोन एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जालोर वॉज नोन एज जाबालीपुर। जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। लाइन चेंज करके लिखो, जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज। या हिंदी में लिखो, जाल वृक्षों की प्रचुरता के कारण। अच्छा वर्ड लिखो ना, क्यों अधिकता लिखो? जाल वृक्षों की प्रचुरता के कारण, प्रचुर मात्रा में, ज्यादा संख्या में होना। जाल वृक्षों की प्रचुरता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ जाल ट्रीज, इसका नाम जालोर पड़ा था। इट वॉज नेम्ड एज जालोर। इसका किसका? जालोर का। इसका नाम जालोर पड़ा था। इट वॉज नेम्ड एज जालोर। जालोर का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ, उस पहाड़ी का नाम है सोनगिरी। क्या नाम है? क्या नाम पहाड़ी का? सोनगिरी कह दो, या अच्छी शब्दों में आजकल अपने इसको बोल देते हैं सुवर्णगिरी। क्या कहते? वही है, सोने जैसी, तो सोने को सुवर्ण कह सकते हैं, तो सुवर्णगिरी कह दो, या क्या कह दो इसको? सोनगिरी। तो जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर है? तो सोनगिरी पहाड़ी पे जाके चौहानों ने कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? चौहान। भाई चौहान गए वहां जालोर में, चौहानों ने जाकर कब्जा कर लिया। तो कहा कि चौहान आजकल सोनगिरी आ गए। कौन से चौहान? सोनगिरी वाले चौहान, सोनगिरी वाले चौहान। धीरे धीरे चौहानों के साथ शब्द जुड़ गया, सोनगिरा। क्या जुड़ गया? तो जालोर वाले चौहान बाद में कौन से चौहान कहलाए? सोनगिरा चौहान। क्यों सोनगिरा क्यों कहलाए? क्यों? कौन से किले पे कब्जा किया उन्होंने? सोनगिरी। भाई पहाड़ी का नाम सोनगिरी, तो किले का नाम भी क्या हो गया? सोनगिरी किला। कौन सा किला? जो सोनगिरी पहाड़ी पर, तो किले का नाम सोनगिरी। चौहान वहां गए तो उनका नाम क्या हो गया? सोनगिरा। देख लो, जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कोष्टक में सुवर्णगिरी लिख लेना। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर फोर्ट वाज लोकेटेड ऑन सोनगिरी हिल। आता जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाते थे। So, चौहान ऑफ जालोर वर नोन एज सोनगिरा चौहान्स।
अतः जालोर के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाते थे. So Chauhans of Jalore were known as Songra Chauhans. अतः जालोर के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाते थे. आप राजाओं के नाम लिखते हैं. पहला लिखो कीर्तिपाल. कौन है? कीर्तिपाल. आपने पढ़ा कीर्तिपाल चला गया तो कीर्तिपाल लगभग 1181 के आसपास. कब की बात है? तब जालोर में एक राजा हुआ करता. उस राजा का नाम था कुंतपाल परमार. क्या नाम है? तो ये कुंतपाल परमार को हराकर जालोर पर कब्जा करता है. इसका मतलब जालोर में पहले किसका राज हुआ करता? परमारों का. परमारों का राजा कौन था? कुंतपाल. इसको कौन हरा देता है? कीर्तिपाल. और जालोर में नया वंश आ जाता. कौन सा? चौहान. सोनगिरी पहाड़ी की वजह से क्या कहलाए वो? सोनगिरा चौहान. पहले पढ़ की बात देखो. 1181 ईस्वी में इन 1181 एडी 1181 ईस्वी में इन 1181 एडी इसने कुंतपाल परमार को हराया. ही डिफीटेड कुंतपाल परमार. इसने कुंतपाल परमार को हराया. ही डिफीटेड कुंतपाल परमार. इसने कुंतपाल परमार को हराया. ही डिफीटेड कुंतपाल परमार. तथा जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की. एंड फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर. तथा जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की. एंड फाउंडेड चौहान स्टेट इन जालोर. जालोर में एक पर्वत है. उस पर्वत का नाम है सुंधा. सुनना मेरी बातें है ना, ध्यान देना शब्दों पे. जालोर में एक पर्वत है. उस पर्वत का नाम है सुंधा. क्या नाम है? उस पर माता जी का मंदिर इसलिए बोलते हो सुंधा माता. है चामुंडा वो माता जी. तो कौन सी है वो? सुंधा पर्वत पर इसलिए क्या कहलाई? तो सुंधा पर्वत का नाम है ना, एक पहाड़ का नाम है. उस सुंधा पहाड़ पर अभिलेख लगा हुआ था. अभिलेख का नाम भी सुंधा अभिलेख हो गया. उस सुंधा अभिलेख में कीर्तिपाल को लिखा हुआ है राजेश्वर. क्या लिखा हुआ है? जो राजाओं में ईश्वर के समान है वो क्या कहलाएगा? राजेश्वर. किसको कहा गया राजेश्वर? कीर्तिपाल. कौन से अभिलेख में? देखो सुंधा अभिलेख में. इन सुंधा इंस्क्रिप्शन. सुंधा पर्वत है जालोर में. सुंधा अभिलेख में सुंधा इंस्क्रिप्शन. सुंधा अभिलेख में सुंधा इंस्क्रिप्शन. कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है. कीर्तिपाल इज कॉल्ड एज राजेश्वर. या कीर्तिपाल इज मेंशन्ड एज राजेश्वर. मेंशन किया गया उसे इस रूप में. या कीर्तिपाल इज रेफर्ड एज राजेश्वर. रेफर किया गया. कुछ लिख लो. कीर्तिपाल इज मेंशन्ड एज राजेश्वर. कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया. क्या कहा गया कीर्तिपाल को? एक बुक पढ़ी थी हमने बीच में दी. आपको याद हो? नैणसीरी ख्यात पढ़ी थी कि मूर्णोत नैणसी ने दो बुक लिखी थी. एक नैणसीरी ख्यात और एक मारवाड़रा परगनारी. उसमें कीर्तिपाल के लिए लिखा हुआ है कि कितु एक महान राजा था. कौन महान राजा था? कीर्तिपाल का नाम क्या लिख दिया? कितु. और उसको महान राजा बताया. तो कितु एक महान राजा था. तो कितु किसको कहा गया? देखो नैणसीरी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसीरी ख्यात. नैणसीरी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैणसीरी ख्यात, कितु एक महान राजा था. कितु वॉज ए ग्रेट किंग. कितु एक महान राजा था. कितु वॉज ए ग्रेट किंग. कितु एक महान राजा था. तो जालोर में चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल. तो सुंदा अभिलेख तो उसको क्या कहता है? राजेश्वर. नैणसी की ख्यात उसे क्या बताती है? महान राजा. क्या बताती है उसे? महान राजा. अगला राजा लिखो समर सिंह. हाँ देखो हमने पढ़ा था मेवाड़ में, उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा पढ़ा था. मैंने बताया था कि मेवाड़ का राजा था सामंत सिंह. उसको जालोर का कीर्तिपाल सोनग्रा हरा देता. बताया था. सेम बात है. समझ जाओगे. नाम कीर्तिपाल सोनग्रा पूरा लिखा था उधर भी हमने. सेम बनता है. अगला राजा लिखो समर सिंह. समर सिंह जालोर के अंदर एक तो बनवाता परकोटा. क्या बनवाता है? समझते हो परकोटा? क्या होता है परकोटा? चार दीवारी. क्या होती है? चार दीवारी. एक बनवाता है कोषागार. क्या बनवाता है? खजाना. जहां पे कोष रखा जा सके. ट्रेजरी. ट्रेजरी समझते हो?
एक बनवाता है शस्त्रागार। क्या बनवाता है? क्या होता है शस्त्रागार? जहां पर आप हथियार रख सकते हो वो क्या होता है आपका? तो इसने जालोर में क्या क्या बनवाया बताओ देखे। परकोटा, कोषागार और जालोर में परकोटा, कोषागार तथा शस्त्रागार की स्थापना की। He built rampart, treasury and armory at जालोर। जालोर में परकोटा, कोषागार तथा शस्त्रागार की स्थापना किया, निर्माण करवाया। He built rampart, treasury and armory at जालोर। परकोटा, कोषागार तथा शस्त्रागार का निर्माण करो या स्थापना की। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था लीला देवी। क्या नाम था? और लीला देवी की शादी गुजरात के एक चालुक्य राजा के साथ की गई। गुजरात के उस चालुक्य राजा का नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? भीम सेकंड। कौन से वंश का था वो? इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता, वहां इच्छा पूरी, फिर किससे ब्याह किया? अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया था। He married his princess लीला देवी to गुजरात चालुक्य किंग भीम सेकंड। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया था। He married his princess लीला देवी to गुजरात चालुक्य किंग भीम सेकंड। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया था। ठीक है, अगला राजा लिख लो, उदय सिंह। अगला कौन आ गया? इधर आपका दिल्ली में एक सुल्तान बना हुआ, उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश ने अपने राजस्थान के 2 किलों पर कब्जे कर लिए। आपको याद हो तो उसने चित्तौड़गढ़ पे कब्जे कोशिश की थी, लेकिन वहां पार नहीं पड़ी, भूताला युद्ध में हार गया था। रणथंभौर पे भी उसकी पार नहीं पड़ी, वीरनारायण उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन उसका कब्जा नहीं। पर उसने 2 किले जीते थे। एक किला उसने जीत लिया था मंडोर। कौन सा जीत लिया? अपने जोधपुर में किला हुआ करता, उस किले का नाम क्या था? मंडोर। और एक जीत लिया उसने नाडोल। क्या जीत लिया? जोधपुर में मंडोर और पाली में कौन सा आ गया आपका? अब यदि आप जोधपुर का किला जीत लेते हो, पाली का किला जीत लेते हो, अगला अटैक जालोर है। जालोर का राजा कौन है? उदय सिंह। इस बात को जानता था कि जिसने मंडोर नाडोल जीत लिया, अगला अटैक कहां पर करेगा? जालोर। तो इसने सोचा ये जालोर है, इससे पहले मैं ही चला जाऊं, मैं इससे मंडोर नाडोल वापस छीन लूं। मंडोर नाडोल मेरे पास आ जाएंगे तो मेरी बाउंड्री सेफ हो जाएगी। इल्तुतमिश मेरे पर हमला, तो इसने इल्तुतमिश को हरा के 2 किलों पर कब्जा किया था। कौन कौन से? मंडोर और नाडोल। देख लो, इसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। इसने स्नैचिंग करना, छीन लेना। इसने मंडोर एंड नाडोल फ्रॉम इल्तुतमिश। इसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। इसने मंडोर एंड नाडोल फ्रॉम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। किसने छीन लिए? इसने गुजरात के एक राजा को भी हराया था। गुजरात के उस राजा का नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था? लिख लो, इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया था। He defeated लवण प्रसाद ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया था। He defeated लवण प्रसाद ऑफ गुजरात। अगला राजा लिखो, चाचिक देव। इसके टाइम में गुजरात, सॉरी, दिल्ली में 2 सुल्तान बने। उधर आपके इल्तुतमिश के बाद रजिया बनी, रजिया के बाद बना था नासिरुद्दीन महमूद, पढ़ रहे थे हम। और बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद में एक राजा बन गया था, उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? तो दिल्ली में कौन कौन 2 सुल्तान बने इसके टाइम में? एक तो नासिरुद्दीन महमूद और दूसरा कौन आपका? किसके समकालीन थे? तो ये दोनों दिल्ली के सुल्तान थे, लेकिन ये दोनों ही जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका मतलब जालोर की शक्तियां बढ़ रही है, दिल्ली वाले भी अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लिख लो, यह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन के समकालीन था। समकालीन समझते हो ना? ये वॉज कंटेम्पररी टू नासिरुद्दीन महमूद एंड बलबन। कंटेम्पररी, समकालीन, उसी टाइम का।
यह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था। ही वॉज कंटेम्पररी टू नासिरुद्दीन महमूद एंड बलबन। यह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था। ही वॉज कंटेम्पररी टू नासिरुद्दीन महमूद एंड बलबन। लेकिन ये जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए थे। बट दे कुड नॉट डेयर टू अटैक ऑन जालोर। लेकिन ये जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए थे। बट दे कुड नॉट डेयर टू अटैक ऑन जालोर। लेकिन ये जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए थे। बट दे कुड नॉट डेयर टू अटैक ऑन जालोर। अब बताओ, इल्तुतमिश से वो मंडोर और नाडोल छीन लेता है। दिल्ली वाले जालोर पर अटैक की हिम्मत नहीं कर पाते। जालोर की शक्तियां बढ़ रही है, कम हो रही है। तो चाचिक देव ने कहा, भाई साहब अपने को चाहिए फुल इज्जत। आज के बाद किसी ने राजा राजा कर दिया, देख लेना थप्पड़ मारूंगा। आज के बाद मुझे आप क्या कहोगे? महाराजा धीराज। तो क्या उपाधि धारण की थी? लिख लो उपाधि। इसने कहा पूरा मिर्जापुर अपना है। टाइटल उपाधि महाराजा धीराज। कोई पूछेगा जालोर के कौन से राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चलो बोले आगे। अगला लिखो सामंत सिंह। अगला कौन है? लिखो 1291 ईस्वी में, इन 1291 एडी। 1291 ईस्वी में, इन 1291 एडी, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभोर सॉरी जालोर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जालोर। जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जालोर। देखो कल की यदि आपको बात याद हो तो मैंने कल बताया था कि उसने रणथंभोर पर 2 अटैक किए थे। पहला अटैक किया, फिर उसकी पार नहीं पड़ी, तो मैं कहता भी हूँ कि उसने कहा कि अब आरएस में पार नहीं पड़ेगी, अपने तो पटवारी का एग्जाम ही दे लेते हैं। तो उसने दूसरा आक्रमण किया था उधर जालोर पे। कहां पे किया था? पर इधर भी ढंग से पार नहीं पड़ी, तो वापस वो रणथंभोर की तरफ गया था। पर यहाँ जालोर में वो सांचौर तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? जब वो सांचौर पर था, जालोर में जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, सांचौर तक पहुंच गया। जब यहां तक पहुंचा तो बाद में सामंत सिंह अपनी राजधानी से बाहर आता है अपने एक सेनापति को लेके। उस सेनापति का नाम था सारंगदेव बाघेला। क्या नाम था? और इस सारंगदेव बाघेला की सहायता से उसने जलालुद्दीन को कहां पर हरा दिया था? सांचौर के पास। कहां पर हरा दिया था? देखो सांचौर के निकट, नियर सांचौर। सांचौर के निकट, नियर सांचौर। इसने सारंगदेव बाघेला की सहायता से, ही अलोंग विद सारंगदेव बाघेला, इसने सारंगदेव बाघेला की सहायता से, ही अलोंग विद सारंगदेव बाघेला, इसने सारंगदेव बाघेला की सहायता से, ही अलोंग विद सारंगदेव बाघेला, सारंगदेव बाघेला की सहायता से इसे हरा दिया था। डिफीटेड हिम। इसे हरा दिया। इसे किसे? जलालुद्दीन। किसने? सामंत सिंह ने। किसकी सहायता से? सारंगदेव बाघेला। किस कहां पर हराया? सांचौर के पास। मतलब कुल मिला के जलालुद्दीन कहां तक पहुंच गया था? सांचौर। तब वो आके हराता है इसको। अगला लिखो। लिखो कानड़ देव। कल मैं आपको बता रहा था कि रणथंभोर की रक्षा के लिए पहले एक किला और बनाया गया था। उस किले का नाम था झाइन। क्या नाम था? वैसे जालोर की रक्षा के लिए पहले एक किला था, उसका नाम था सिवाना। क्या नाम था? जो अब नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया आपने, एक बालोतरा। बालोतरा में आने पहले तो बाड़मेर जिले में आता था, अब बालोतरा में आने लग गया। पर किसी टाइम में जालोर के अंतर्गत था। जालोर जब स्टेट हुआ करता, जब रियासत हुआ करता, तभी किसके अंतर्गत आता था? जालोर। बाद में जब जालोर खत्म हो गया था तभी आता था मारवाड़। तो हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। तो शरण स्थली कोई मजबूत किला होगा तभी होगा। तो जालोर की रक्षा के लिए भी पहले कोई किला था, तो कौन सा था? तो जालोर की चाबी कौन सा किला कहलाता था? सिवाना। तो 2 किले हैं। पहले सिवाना, सिवाना जीतोगे तो कहां पहुंचोगे आप? जालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ दोनों पर अटैक किए थे। पहले उसने अटैक किया सिवाना पर, फिर उसने अटैक किया। वो सिवाना पर अटैक करता है 1308 में। कब करता है? और वो जालोर पर अटैक करता है 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अटैक किए थे कानड़ देव पर। पहला अटैक कहां पर किया था? सिवाना। कब किया था?
दूसरा अटैक कहां किया? जालोर। जालोर पे कब किया? 1311। सिवाना आजकल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ गया? बलोत्रा। कौन सी में? देख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए थे। कोष्टक में 1308 और 1311 लिख लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन सिवाना एंड जालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन सिवाना एंड जालोर। सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन सिवाना एंड जालोर। कहां पर अटैक किए थे? सिवाना और जालोर पर आक्रमण। क्यों आक्रमण किए? लिखो आक्रमणों के कारण। कॉजेज ऑफ अटैक्स। आक्रमणों के कारण। घिसा पीटा एक कारण तो वही। अलाउद्दीन सब जगह अटैक कर रहा है तो जालोर पे भी कर दिया, बाकी जगह क्यों कर रहा है? साम्राज्य विस्तार, तो यहाँ पे भी क्यों करेगा? देखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। हिस्ट्री इस मामले में बेहद सिंपल सब्जेक्ट है कि उसमें मेंस की चीजें एक जैसी है ना। तो मैं आपको जब ये फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ या किसी प्री के बैच में पढ़ाता हूँ, तब हिस्ट्री पढ़ाने में दिन लग जाते हैं 2 महीने। एक एक बात बताओ, 1308 में हुआ, फलान जी ने किया, फलान जी की बेटी थी उसने ये कर लिया, ये राजकुमार था उसने ये किया। मेंस में दिन लगते हैं 10। यही तो बताने। कब कब अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान के आक्रमणों के कारण यहां तो चित्तौड़ के अलग, रणथंभौर के अलग, जालोर के, मैं चित्तौड़ पढ़ाऊं तब चित्तौड़, रणथंभौर पढ़ाऊं तब रणथंभौर, जालोर पढ़ाऊं तब। फ्री वाले ने ये तो पढ़ रखा, उसने कहां कहां किए थे। अब उसको यही तो बताने कारण क्या क्या थे। अपने गैर का लिखो। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, 3 in 1। चित्तौड़ में भी साम्राज्य का विस्तार, रणथंभौर में भी साम्राज्य का विस्तार, जालोर में भी साम्राज्य का। मैंने बताया था सारे किले व्यापारिक मार्गों पर है, बस थोड़ा सा ये जरूर देखना कौन से व्यापारिक मार्ग पर है। जैसे चित्तौड़ रणथंभौर को मैंने कहा कि दिल्ली से मालवाड़, दिल्ली से जालोर वाला भी गुजरात तो है, साथ में इधर से साउथ इंडिया भी जाते थे, साउथ इंडिया जाने का भी ये रास्ता हुआ करता था। तो हम जालोर के लिए कह सकते हैं दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने का क्या था? व्यापारिक रास्ता। लिख लो, जालोर का किला दिल्ली से गुजरात तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। जालोर फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड साउथ इंडिया। जालोर का किला दिल्ली से गुजरात तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। जालोर फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड साउथ इंडिया। दिल्ली से गुजरात तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कल हम बात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर अटैक किया था। और मैंने बताया था जब वो गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता या उसे टैक्स ले लिया था, इस बात को लेकर उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। कल हम पढ़ रहे थे कि वो गुजरात गया, गुजरात में लूटा, लूटने के बाद धन का बंटवारा कर रहे थे, दो सेनापति नाराज हो गए, मोहम्मद शाह और केहब्रू, और भाग के किसके पास आगे? अमीर। इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया था? रणथंभ। यहाँ भी सेम हुआ, जब वो यहां से निकल रहा था तब कान्नड़ देव ने उसको जालोर से जाने का रास्ता, इस वजह से नाराज था कि यार जालोर वालों ने मेरे को जाने का रास्ता नहीं दिया। लिखो, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, अलाउद्दीन को जालोर से नहीं गुजरने दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। अलाउद्दीन को जालोर से नहीं गुजरने दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। अलाउद्दीन को जालोर से नहीं गुजरने दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। ठीक है। अब गुजरात चला गया, दूसरे किसी पास से होके चला गया। गुजरात जाने के बाद गुजरात को लूटा, साथ में गुजरात में वहां एक मंदिर तोड़ा गया, सोमनाथ। कौन सा मंदिर बताओ? सोमनाथ का मंदिर कौन से भगवान जी का? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? विष्णु जी का तो नहीं? हो जाए तो पक्की बात। याद रहे, मैंने से एक दिन पहले भी शायद ये बात बताई होगी कि 2012 की प्रीलिम्स का सवाल है कि सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है, और मेरे एक रूममेट ये करके आए थे विष्णु जी, और उनको लगा कि इतना सिंपल ही होता तो आरपीसी पूछती क्यों।
है ना। तो सोमनाथ का मंदिर किसको समर्पित है? सोमवार किसका व्रत है? शिव जी का। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। सोमनाथ का मंदिर शिव जी का, तो उसमें क्या लगा होगा? शिवलिंग। अच्छा, ये जो बाहर के तुर्क जो आए थे, ये क्या करते? मंदिर, कल ही हम पढ़ रहे थे, मंदिर तोड़ दिया करते। मंदिर तोड़ने के पीछे रीजन ये था कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता बाकी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ख लोग हैं, तो मूर्तियां क्या कर दी जाए? तोड़ दी जाए। तो मूर्तियां तोड़ते। अब शिव जी के मंदिर में मूर्ति के नाम पे क्या होता है? शिवलिंग। तो नॉर्मली किसी भी मंदिर की मूर्ति तोड़ते, और मूर्ति तोड़ने के बाद में उसके बाट बनाते। क्या बनाते? भाई मूर्ति किसकी होती है? पत्थर। पत्थर की क्या बनाते? बाट। बाट समझते हो? 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 5 किलो की बाट बना ली, और कसाईयों में बांट देते। किस में बांटते? जो बकरे काटते हैं, जो पशु काटते हैं, उन कसाईयों में। उनको कहते तुम ये बाट यूज में लो। अब उससे क्या होता कि भाई एक हाथ में तो उसने मीट ले रखा है, एक हाथ में उसने गणेश जी वाला सूंड का 2 किलो का बाट बना रखा है। तो फिर किसी की धार्मिक भावनाएं वैसे होती, गा रहे कि यार इसी में मांस तोलते हैं, इसी में गणेश जी के हाथ लगा देते हैं, तो ऐसे काम भी थोड़े कर लिया करते। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के बाद उसके जो शिवलिंग के टुकड़े थे, उनको अलाउद्दीन की एक टुकड़ी दिल्ली लेके जा रही है। कहां जा रही है? पूरी सेना एक साथ तो चलती नहीं। सेना का एक भाग थोड़ा आगे चलता, फिर जिस भाग के पास हथियार होते वो थोड़ा पीछे चलता, जिनके पास रसद पानी हो थोड़ा और पीछे चल रहा है, थोड़े घायल है वो और पीछे चल रहे हैं, अलग अलग सेना जाती। जब उसकी एक को टुकड़ी पीछे रही हुई थी, वो टुकड़ी सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े लेके जा रही थी। ये बात कानड़ देव को पता चली कि जालोर के पास से अलाउद्दीन की सेना शिवलिंग लेके जा रही है। उसको बड़ा बुरा लगा। उसको लगा यार हमारे आंखों के सामने हमारा शिवलिंग ले जाएंगे दिल्ली। उसने अपने एक सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? उसने जेता देवड़ा कहा, जेता देवड़ा अपने बाउंड्री के नजदीक से इस प्रकार नहीं हो सकता, और अपने आंखों के सामने कोई कैसे शिवलिंग ले जाएगा? जेता देवड़ा गया, अलाउद्दीन की इस टुकड़ी को हराया, और उसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े को छीन के लेके आ गया, और जालोर में कई अलग अलग जगह पे मंदिर बनवाए। इसलिए जालोर साइड में आपको शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। तो रीजन है कि भाई उधर से सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीने थे, कानड़ देव ने कई सारे मंदिर बनवा दिए थे। अलाउद्दीन इस बात से भी नाराज था, क्योंकि वो टुकड़ी खाली हाथ गई। खाली हाथ गई, अलाउद्दीन ने कहा लाओ रे भाई वो टुकड़े बांटेंगे, तो वो रोई बेचारी जाके टुकड़ी वहां पे। उसने कहा साहब हमसे बीच में ही छीन ली। किसने छीन ली? जेता देवड़ा। जेता देवड़ा कौन है? तो कन्नड़ देव का सेनापति। देखो, देखो कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कानड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कानड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। अटैक ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन। कहां से लौट रही थी? गुजरात। अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। अटैक ऑन रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, ये लिखना, रिट्रीटिंग तो पीछे हटना होता है वैसे। अटैक ऑन रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल, तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल, तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। किसने? किसने छीन लिए? एक कारण तो अलाउद्दीन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, एक कारण व्यापारिक मार्ग है, दो जाने का रास्ता नहीं दिया, और आते टाइम उससे क्या ले लिए? सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े। एक कारण फरिश्ता बताता, फरिश्ता बताया था मैंने, मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता ये कहता है कि जब वो टुकड़ी दिल्ली पहुंची, अलाउद्दीन ने पूछा कि भाई सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग कहां गया? उन्होंने कहा भाई कानड़ देव का सेनापति जेता देवड़ा आक्रमण करता है और हमसे बीच में छीन लेता है। इस बात पर अलाउद्दीन बड़ा नाराज हुआ। अलाउद्दीन के एक सेनापति, अलाउद्दीन ने अपने सेनापति का जालोर पर अटैक करो, कानड़ देव को पकड़ के लेके आओ। वो जो सेनापति था जिसने अटैक किया था, उसका नाम था आइनुल मुल्क। क्या नाम था? किसका सेनापति? आइनुल मुल्क। किसका सेनापति है? नाम बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? पाकिस्तान में एक जगह है, यदि नाम सुना हो किसी ने, मुल्तान। वो मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए नाम क्या क्या लग गया? क्या लग गया? तो पूरा नाम क्या हो गया? आइनुल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम हो गया? कहां का रहने वाला था? मुल्तान। नाम तो क्या उसका? आइनुल मुल्क। क्या नाम है? आइनुल मुल्क। मुल्तान का इसलिए, ये गांव के नाम पीछे लगाना इस प्रकार की फैशन हुआ ही करती थी। मैंने कभी आपको पहले बताया, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी गांव है अफगानिस्तान में, हेलमंद नदी के किनारे एक गांव, उस गांव का नाम है खिलजी। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती गांव है।
चिश्ती क्या है? गांव है। तो ये गांव के नाम वाली फैशन बहुत पुरानी हुआ करती थी। मैं कई बार तो क्या है, कई चीजें इतनी पॉपुलर हो जाती है, जैसे आपने कभी नाम सुना, हरियाणा में एक सीएम बने ओम प्रकाश चौटाला, है ना? चौटाला गांव है, मैगी सरनेम। पंजाब के एक सीएम बने सुरजीत सिंह बादल, बादल गांव है। भाई मेरे वाला तो फिर भी अपना गांव है, तो अपने यहाँ आसपास जानते हैं लोग। आप कई जो फेमस नाम हो गए अपने नाम लेते हैं, दिलजीत दोसांझ गांव है, सुरजीत बिंद रखिए गांव है, सिद्धू मूसेवाला गांव है ना? तो ये गांव के नाम। तो वैसे मुल्तान का था, इसलिए क्या हो गया, बंदे का नाम तो क्या उसका, आइनुल मुल्क, मुल्तान का इसलिए। तो आइनुल मुल्क मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान में जगह पड़ती है, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें जगह है मुल्तान। अब जाके शैम्पू आए हैं जी, है ना? अपनी मम्मियों ने, अपनी दादियों ने अपने सिल्की सिल्की बाल किससे धोए हैं? मुल्तानी मिट्टी। किसे धोए हैं? गांव में कहते हैं मेट। दो काम आती, एक तो बाल धोने के, एक खाने के। खाते उसको, मम्मियां भी खाती, टाबर भी खाते उसको, खाने की और काम आया करती थी वो। तो खा भी जाया करते उसको। तो मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तान की मिट्टी बहुत फेमस हुई। मुल्तान का कपड़ा बहुत फेमस हुआ, छींट का कपड़ा। छींट आती थी पहले, छींट का कपड़ा। आप राजस्थान के पुराने गाने सुनोगे तो गानों में है लाइनें हैं कि छींटा में तो छींट भली मुल्तानी रे। छींटों में सबसे अच्छा छींट का कपड़ा कहीं का है, तो कहाँ का है? एक पंजाबी मूवी है नाडू सिंह नाडू खान नाम करके, पंजाबी मूवी है, उसका एक गाना है, कभी सुनना। तो उसमें दो लड़कियां हैं, एक लड़की पाजेब पहन रही है, दूसरे वाली पूछती है इन्नी सोनी झांझरा कित्थों मंगवाई, वो कहती है मुल्तान तो। गाना है पूरा, झांझरा मंगवाइया मैं मुल्तान तो। इसका मतलब झांझरे भी अच्छी कहाँ मिलती है? मिट्टी लेनी हो तो, छींट लेनी हो तो, झांझरें लेनी हो तो, लड़कियों तीनों काम की चीज है तुम। फिर मुल्तान को अपने इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वीरेंद्र सहवाग ने वहां पर 309 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिसने 300 रन बनाए थे वो कौन है? कौन है? वीरेंद्र सहवाग। कितने रन बनाए, कहां पर? इसलिए अखबार में अगले दिन लिखाया मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उस मैच ने पाकिस्तान के एक बहुत फेमस क्रिकेटर का करियर बर्बाद कर दिया था। वो क्रिकेटर उसके बाद पाकिस्तान में दोबारा कभी नहीं खेला, जबकि अपने समय का महानतम महानतम स्पिनर रहा है शकलेन मुश्ताक। शकलेन मुश्ताक पाकिस्तान का आज दिन तक, और पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्पिनर रहा है। ये दूसरा और तीसरा और जीती बॉल है, ये सबसे पहले शकलेन मुश्ताक की फेंकी हुई, उसी के इजाद की हुई सारी चीजें। शकलेन मुश्ताक का उस मैच में करियर बर्बाद हो गया। सहवाग कितना डेंजरस खेला होगा उस मैच के अंदर कि उसने अपना शतक पूरा किया था, शोएब अख्तर के छक्का मार किया था टेस्ट मैच में, है ना? टेस्ट मैच के अंदर लोग वनडे में भी शतक, 2020 में भी शतक बनाते हैं ना, तो भी 90 के बाद में टुक टुक करते हैं, एक एक रन ले लूं, एक एक रन ले लूं। भाई इस मामले में डेंजर खेलता था। जब वो 200 पर पहुंचा तो वापस तेंदुलकर था सामने नॉन स्ट्राइक पर, उसने तेंदुलकर को कहा कि मैं छक्का मार के दो रस तक पूरा करूंगा। तो तेंदुलकर ने उसको कहा कि जस्ट पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तू 195 पर आउट हुआ था, पता है क्यों? क्योंकि तू छक्का मारना चाहता था और बाउंड्री पे कैच आउट हो गया था। हम तो 150 पार कर लेते हैं तो टुक टुक करते हैं, तू 195 पे खड़ा है, सिंगल सिंगल ले ले वरना मैं बेट मारूंगा तेरे। तो सहवाग कहता है कि मैंने सिंगल सिंगल लेके 2 रास्ता तक पूरा किया, अब मैं आ गया 13 शतक पे। वापस सामने तेंदुलकर खड़ा है, मैंने तेंदुलकर को वापस कहा मैं छक्का मारूंगा। तेंदुलकर ना दिमाग खराब है, तू पहला इंडियन है जो 300 बनाएगा। आज तक कोई इंडियन 300 तक पहुंच ही नहीं पाया। आज दिन तक का इंडिया का हाईएस्ट स्कोर लक्ष्मण का है 281, और तू यार 295 96 पे खड़ा है और तू कह रहा छक्का मारूंगा। उसने कहा अब देखो मैं 295 पे आउट भी हो गया तो भी सबसे बड़ा इंडियन, सबसे अधिक स्कोर वाला इंडियन तो मैं ही होऊंगा, पर मैं छक्का मारूं। तेंदुलकर ने कहा नहीं तू छक्का नहीं मार सकता, मैं खड़ा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, तेरा सीनियर प्लेयर, तू छक्का नहीं मारेगा। तो उसने कहा एक शर्त है, यदि अगले ओवर में शकलेन मुश्ताक आया तो मारूंगा, शकलेन मुश्ताक नहीं आया तो नहीं। आप प्लेयर का वो देखो कितना खतरनाक है, वो कह के मारता है कि मतलब ये बॉलर आएगा तो मैं छक्का मार दूंगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, किसी बॉलर की सरेआम में धजियां उड़ा रहे हो, किसको लगाओ मैं मार देता हूं। और पाकिस्तान की किस्मत फूटी, शकलेन मुश्ताक को लगा दिया उन्होंने, उसने मार दिया छक्का, छक्का मार गया। शकलेन मुश्ताक को उसके बाद पाकिस्तान वालों ने कभी नहीं खिलाया। श्रीलंका में एक स्पिनर था अजंता मेंडिस, उसकी बॉल दुनिया में किसी के समझ नहीं आती। सहवाग उसको इतना भयंकर मारता था
मतलब यूं है कि इंडिया ने पूरे ने श्रीलंका के खिलाफ स्कोर बनाया 199, पूरी इंडिया की टीम कितने पर आउट हो गई 199। सहवाग का शतक है 199 के अंदर, सहवाग का शतक है। तो बाकी होंगे 10, 5, 15, 20। अजंता मेंडिस की विकेट की 6, पर अजंता मेंडिस के खिलाफ सहवाग का, सहवाग ने उसकी बॉलिंग के लिए 30 तो रन बनाए 35, मतलब स्ट्राइक रेट ज्यादा ही कम है। पाकिस्तान का एक और स्पिनर था दानिश कनेरिया, शकलेन मुश्ताक के बाद उनका एक स्पिनर आया था दानिश कनेरिया। विशाखापट्टनम में कहां पर एक मैच था, इंजमाम उल-हक कैप्टन, दानिश कनेरिया बॉलिंग करे। तो टेस्ट मैच में क्या होता है, कभी आप टेस्ट मैच देखो तो नोटिस भी करना, स्पिनर जो होते हैं वो लेग स्टंप पर बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, कि लेग स्टंप से बॉल अंदर अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप खड़े हो बाहर निकल के मारोगे, बाहर निकल के मारोगे तो स्टंप होने के चांस भी है, और बाउंड्री पर मिड ऑन और मिड ऑफ पर आउट होने के चांस भी है। और ये आप डिफेंस करोगे, डिफेंस में यह हो सकता है कि एक भी बॉल चूक गई और पेड पे लग गई तो आप एलबीडब्ल्यू हो जाओगे। अब वो उधर से मत, तो उसको कहते हैं कि पैर बांध दिए, कि पैर आपके चलने ही नहीं दे रहा, वो पैर बांध के रख दिया आपके। अब दानिश कनेरिया लगातार ओवर फेंके, उधर लेग साइड से बॉल, उधर से इधर, इधर से इधर। तो सहवाग का एक इंटरव्यू उसमें सहवाग कहता है, इंजमाम उल-हक पास में फील्डिंग कर रहा था, इंजमाम उल-हक पाकिस्तान का कैप्टन था, मैंने उसका इंजी भाई, ये जो मिड ऑन मिड ऑफ खड़े हैं तुम्हारे दो, एकदम बाउंड्री पे खड़े हैं, इसलिए मैं बाहर निकल के नहीं मार रहा कि मुझे लग रहा है वहां आउट हो जाऊंगा, तो मैंने में से मिड ऑन को थोड़ा आगे बुला लो। उसने क्यों, कि मुझे छक्का मारना है। तो उसने ऐसे थोड़ी होता है, एक बॉल बुला लो, मार दूं छक्का तो ठीक है, नहीं मारूं तो वापस भेज देना। होता क्या, कप्तान जब भी फील्डिंग चेंज करता है तो बॉलर से कह के करता है, पर उसने लगा एक बॉल के लिए बॉलर से क्या पूछे हम, और एक बॉल में ये कौन सा छक्का मार रहा है, इसके मन की भी हो जाएगी। उसने मिडोन आगे बुलाया, सहवाग ने अगली बॉल में छक्का मार दिया। तो वो दानिश कनेरिया, जैसे बॉल ऊपर के दानिश कनेरिया को लगा मिडोन पे कैच हो जाएगा, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो बेचारा पास में खड़ा था उधर। तो उसने कहा इंजी भाई ये इतना पास में आ गया, इंजमाम उल-हक ने कहा तुम बॉलिंग कर, उसको कहा वापस। तो मैं एक सहवाग के इंटरव्यू में सुन रहा था, तो सहवाग को उसमें पूछा इंटरव्यू वालों ने कि यार तुम स्पिनरों को इतना बुरा मारते थे, क्या कारण था। उसने कहा मैं गांव में खेला हूं और गांव में स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानते, और आप जीते गांव में खेले हो, नोटिस कर लीजिए इस बात को। अपने गांव में या तो होता था बैट्समैन या होता है फास्ट बॉलर, स्पिनर नाम की कोई भी चीज। और मान लो यदि कोई कहता कि मैं स्पिन करा रहा हूं, तो सामने जो बैटिंग कर रहा था वो कहता थू, अब आ तू मैं देखता हूं, है ना। मतलब फर्जी से फर्जी बैट्समैन जिसने कभी 10 रन नहीं बनाए थे वो भी राजी हो जाता कि अब वो इधर उधर देखता, किधर मार दूं, किधर भी मार सकता हूं। तो स्पिनरों को तो मैं बॉलर भी समझता। तो मुल्तान बहुत फेमस जगह है, उस मुल्तान का एक सेनापति आया था, उसका नाम क्या था, क्या नाम था, फरिश्ता। कहता है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर अटैक किया, कानड़ देव ने सरेंडर कर दिया। कानड़ देव ने क्या कर दिया, और आइनुल मुल्क मुल्तानी ने आगे समझाया उसको, समझाया सरेंडर क्या कर दिया, समझाया उसको कि क्या पड़ा है लड़ाई में, फालतू में लड़ाई करोगे, वो दिल्ली का राजा है, बड़ा राजा है, लड़ोगे तुम्हारा नुकसान उसका नुकसान, इससे अच्छा दोस्ती करो, मिलजुल के रहो, और तुम उसके पास चल और उससे चल के बात कर ले। और कहता है कानड़ देव ने लड़ाई नहीं की आइनुल मुल्क मुल्तानी से, वो आइनुल मुल्क मुल्तानी के समझाने पर दिल्ली चला गया, और दिल्ली जाने के बाद में वहां अलाउद्दीन के दरबार में बैठ गया जाके। लेकिन एक दिन अलाउद्दीन ने भरे दरबार में कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरे से लड़ सके। तो कानड़ देव खड़ा हुआ, उसने कहा प्लीज ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते अपने। अलाउद्दीन ने कहा कौन है जो मेरे से लड़ सकता है, उसने कहा मैं। तो अलाउद्दीन ने कहा पक्का, उसने कहा हाँ। तो इस बात पर वो वापस आ गया और उसने जालोर में आके लड़ाई लड़ी। ऐसा फरिश्ता कहता है। कौन कहता है कि उसने चैलेंज किया था कोई हिंदू नहीं लड़ सकता, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला राजा कौन था, लिख लो, अगला कारण लिखो। फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता इतिहासकार का नाम है, ये मत समझना कोई भगवान की तरफ से भेजा हुआ आया फरिश्ता, पापा की परी होते से पापा का परा आया कोई। चलेगा। फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, अलाउद्दीन के सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी ने, अलाउद्दीन का सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी, ये लिखो, अलाउद्दीन कमांडर आइनुल मुल्क मुल्तानी, अलाउद्दीन का सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी कानड़ देव को समझाकर दिल्ली ले गया था। कन्विंस्ड एंड ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली, कन्विंस्ड एंड ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली, कानड़ देव को समझाकर दिल्ली ले गया था। कन्विंस्ड एंड ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली, कानड़ देव को समझाकर दिल्ली ले गया था, कन्विंस्ड एंड ब्रोट कानड़ देव टू दिल्ली। लेकिन वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। लेकिन वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। बट कानड़ देव एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर देयर।
लेकिन वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। बट अलाउद्दीन एक्सेप्टेड, कानड़ देव एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर देयर। वहां कानड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। ऐसा कौन से इतिहासकार ने कहा? फरिश्ता। ये तो फरिश्ता जो उधर मुस्लिम इतिहासकार है वो कहता है। अपनी तरफ का इतिहासकार है नैणसी। कौन है? जो इसके बारे में बात करता है। नैणसी कहता है बात तो सही है, बात तो ये ठीक है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी आया था और कानड़ देव को समझाकर कहां ले गया था? दिल्ली। पर वो कहता है कानड़ देव अकेला नहीं गया था, कानड़ देव के साथ कानड़ देव का बेटा गया था और बेटे का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? दोनों बाप बेटे वहां दिल्ली चले गए थे। कानड़ देव और उसका बेटा कौन है? किसके दरबार में चले गए? दिल्ली, अलाउद्दीन। और वहां अलाउद्दीन के पास चले गए, दोनों अलाउद्दीन के दरबार में बैठने लगे। नैण से ऐसा लिखता है कि वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। हाजिर जवाब समझ गए? बीटी जो हाथों हाथ किसी बात का जवाब दे दे, ह्यूमर जिसका बहुत अच्छा हो। तो कहते हैं एक दिन अलाउद्दीन भरे दरबार में, अलाउद्दीन वीरमदेव बड़ा ही हैंडसम था उस टाइम का, बड़ा शानदार सुंदर राजकुमार था। पर कहते वीरमदेव के बाल नहीं थे। शरीर पर बाल होते हैं, और अब तो क्या है, ये बाल नहीं होना भी अच्छा ही माना जाता है ना। सलमान खान और यूं शर्ट उगाड़ते हैं तो बाल नहीं, वरना अनिल कपूर सनी देओल को देखो, तो पहले यूं भालू जैसे आदमी हुआ करते, शरीर पर यत्र तत्र सर्वत्र यूं बाल ही बाल दिखाई देते। वीरमदेव के नहीं थे तो उस समय अजीब लगता ना इसके नहीं होना। तो कहते अलाउद्दीन ने एक दिन भरे दरबार में वीरमदेव कहा कि वीरमदेव, भगवान जब बाल बांट रहा था तू कहां था रे? एकदम यूं गोरा चिट्टा यार, तेरे बाल ही नहीं ऐसे। तो वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। अब पूरा दरबार हंसा भाई, ये तो हंसने वाली बात नहीं, एक प्रकार से मजाक की जा रही किसी आदमी। वीरमदेव हंसा, वीरमदेव ने कहा हाँ सुल्तान तुम्हारी बात ठीक है कि भगवान जब बाल बांट रहा था तो जो बाल वाली स्टोल थी वहां पर मैं थोड़ा लेट गया था, क्योंकि जहां पर बुद्धि बंट रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था। इसलिए जब मैं बाल वाली स्टोल पे पहुंचा तो देर हो चुकी थी, वहां के बाल बंट चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां तुम 2 बार चले गए थे। तो अलाउद्दीन के शरीर पे खूब सारे बाल थे, उसके कहने का मतलब था बाल तो तेरे खूब है पर तू है बुंगड़, क्योंकि तेरे में बुद्धि नहीं है। मेरे बाल नहीं है लेकिन मेरे में बुद्धि ज्यादा। अब ये एक प्रकार से अलाउद्दीन की बेइज्जती है ना, लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं बोला। अलाउद्दीन अरे यार ठीक जवाब दिया। और पूरे दरबार ने देखा कि यार क्या राजकुमार है, सुल्तान को सरेआम भरे दरबार में ऐसा जवाब दे दिया, सुल्तान कुछ भी कर भी नहीं। इस बात में क्या सजा दे? आपने कहा था मजाक की मजाक वापस झेलनी पड़े आपको। अब ये चर्चाएं पूरी दिल्ली के अंदर होने लग गई कि यार बड़ा सुंदर राजकुमार है एक जालोर का, इतना अच्छा दिखता है, सुंदर है, युद्ध में भी अच्छा है, बहुत अच्छा शिकार करता है, बहुत अच्छा जवाब देता है। अलाउद्दीन को भरे दरबार में ऐसा कह दिया था। ये सब बातें अलाउद्दीन की एक राजकुमारी के पास पहुंची, फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को जाके बताया कि और तूने वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने कौन वीरमदेव? क्या बात करती हूँ, इंस्टा भी नहीं चलाती। फिरोजा ने वीरमदेव को इंस्टा पे फॉलो किया। एक दिन को वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, फिरोजा कोई महल के ऊपर खड़ी थी, लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि डैडी यदि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे? अलाउद्दीन का लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़के, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो दूसरे मजहब का है, अपना दुश्मन है, काफिर है, तुम उसे शादी की बात सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा नहीं मैं किसी से भी तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन वीरमदेव से तो उसकी फिरोजा की मां नहीं थी, तो वो रोई। उसने कहा कि आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरे को मना नहीं करती, आप पापा मेरी बात को समझते नहीं इसलिए आप मेरे को मना कर रहे हो। अलाउद्दीन को लगा यार बिना माँ की बेटी है, इसको बुरा लगेगा कि यार पिताजी कितने कठोर है, जो मैं चाह रही हूं वहां शादी भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा भाई रो मत, कर देंगे तेरी शादी। अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास और कानड़ देव को जाकर क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। कानड़ देव ये शादी करना नहीं चाहता था, वीरमदेव भी शादी के पक्ष में नहीं था, पर दोनों बाप बेटे इस बात को जानते थे कि दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को आप जवाब नहीं दे सकते, अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने कहा अरे यार कितनी बड़ी बात कर दी तूने, तू यार बड़ा सुल्तान है, तेरे बेटे के रिश्ता, तेरी बेटी का रिश्ता किसी बड़े सुल्तान के बेटे के साथ कर। हम तो यार जालोर के राजा क्या यूं रिश्ते कर रहा है। अलाउद्दीन ने कहा अरे नहीं, इसमें क्या छोटा बड़ा राजा की क्या बात होती है, वीरमदेव सुंदर है, प्री पास हो ही गया, मेंस में तैयारी भी अच्छी है, हो ही जाएगा, इसका इंटरव्यू मैं करवा दूंगा तैयारी, इसको चिंता ही मत करो, और मैं इससे ही करूंगा। तो उन दोनों ने कहा कि हमारे पास शादी करने के लिए रुपए नहीं है। अलाउद्दीन का रुपए की मेरे पास कोई कमी नहीं, खूब सारे रुपए ले जाओ। तो दोनों बाप बेटे रुपए लेके आए और जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया, है ना। फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल,
जो तेरे जी में हो ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा तू मेरे पैसे खा गए तो खा गए। तो अलाउद्दीन ने कहा अब मैं अटैक करूंगा। फिरोजा को पता चला, फिरोजा ने कहा कि नहीं डैडी प्लीज ऐसे मत करो, अटैक मत करो, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा तो बात करता हूँ उससे। उसने कहा मुझे जालोर जाना पड़ेगा क्योंकि उसने इंस्टा फेसबुक मुझे ब्लॉक मार दिया, जियो की नई सिम ले ली उसने, व्हाट्सएप भी नया बना लिया आपने, और प्लीज मुझे एक बार वहां जाने दो। तो कहते हैं भाई वहां से फिरोजा यहाँ पर जालोर आती है। अपने पुरानी कहानियों में आज भी फिरोजा जिंदा है, पर हम फिरोजा को फिरोजा नहीं कहते। आज भी जालोर के लोकल जो वहां के इस इतिहास के बारे में जानते हो कहते हैं फोफड़ी आई। हमने फिरोजा का नाम क्या कर दिया, जो फोफड़ी आई, फोफड़ी यहाँ रह के गई थी, बाकायदा जगह तक बताते हैं। फिरोजा आई लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया, कामा फिरोजा से शादी। फिर फिरोजा की दहाई माँ थी, दहाई माँ समझते हो, फिरोजा की दहाई माँ थी, उसका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? वो बेचारी यहाँ समझाने के लिए आती है वीरमदेव को, भाई तू शादी कर ले। तो वीरमदेव उसको भी कहता है कि नहीं भाई, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनो तुर्कड़ीन उल्टो उगे बाण। ये बात उसी प्रकार असंभव है कि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी कर लूं जैसे सूर्य का पश्चिम में उगना। ना तो सूर्य कभी पश्चिम में उग सकता है, ना वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता है। तो उसने शादी करने से मना कर दिया। अब अलाउद्दीन के पास और कोई चारा नहीं था। नैन्सी कहता कि अटैक के पीछे कारण यह था कि वीरमदेव फिरोजा बड़ा लफड़ा हो गया था। देखो अगला कारण लिखो। नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, युद्ध का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा's attraction towards वीरमदेव was cause of battle। युद्ध का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा's attraction towards वीरमदेव was cause of battle। युद्ध का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा का वीरमदेव के प्रति क्या था? ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? नैन्सी कहता है। तो 6 कारण हुए। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है? विस्तार। जालोर का किला व्यापारिक मार्ग पर है, कौन से? गुजरात और दक्षिण भारत। जाते टाइम तो उसको रास्ता नहीं दिया था, और आते टाइम उसे सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। फरिश्ता कहता है कि उस पर आइनुल मुल्क मुल्तानी ने अटैक किया, समझा के ले गया, लेकिन वहां उसने युद्ध की चुनौती को स्वीकार। नैन्सी कहता है कि वहां गए थे, लेकिन वहां पर वीरमदेव फिरोजा वाले मेंटर की वजह से बाद में क्या हुआ था? युद्ध। मैंने बताया उसने 2 अटैक किए। एक अटैक किया सिवाना, एक अटैक कहा किया? तो पहले अटैक कहां पे किया? सिवाना, क्योंकि जालोर जीतना तो पहले क्या जीतना पड़ेगा? सिवाना, क्योंकि सिवाना जालोर की। लिखो अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण, हेडिंग डालो, कारण हो गए अलग से लिखो। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण। अलाउद्दीन अटैक ऑन सिवाना। सिवाना कौन से जिले में आ गया? बालोतरा। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण कब किया? मैंने अभी सन बताया थोड़ी देर पहले, 1308। लिख लो। कब किया? 1300। लाइन चेंज कर लिखो। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। सिवाना वॉज नोन एज की ऑफ जालोर। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। सिवाना वॉज नोन एज की ऑफ जालोर। अब देखो दोनों बातें। अलाउद्दीन को जालोर जीतना है तो क्या जीतना पड़ेगा? सेम। कान्नड़ देव को जालोर बचाना है तो क्या बचाना पड़ेगा? तो सिवाना की रक्षा करनी जरूरी है। तो कान्नड़ देव ने अपने 2 भतीजे भेजे कि तुम जाके इसको संभालो। 2 भतीजे थे, एक का नाम था सातल और एक का नाम था सोम। क्या क्या नाम थे? सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा। किसके भतीजे? तो जालोर का किला किसको दे रखा है कान्नड़ देव ने? देखो इस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के पास था, जालोर नहीं सिवाना। इस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के पास था। दिस टाइम सातल एंड सोम कंट्रोल्ड सिवाना फोर्ट। इस समय सिवाना का किला सातल तथा सोम के पास था। दिस टाइम सातल एंड सोम कंट्रोल्ड सिवाना फोर्ट। कौन थे ये दोनों? कान्नड़ देव के भतीजे। लिख लो, ये कान्नड़ देव के भतीजे थे। देवर नेफ्यूज ऑफ कान्नड़ देव। ये कान्नड़ देव के भतीजे थे। देवर नेफ्यूज ऑफ कान्नड़ देव। कोई कहते हैं भाई अलाउद्दीन बाहर आके बैठ गया, अंदर जाने का रास्ता नहीं था, फिर उसने एक सैनिक को पटाया, यदि तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता देगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, धन दूंगा, राजा बना दूंगा। एक बहेल सैनिक था। कौन सैनिक था?
वो बहेल सैनिक इनके साथ विश्वासघात करता है। लिखो, एक बहेल सैनिक ने विश्वासघात किया, ए बहेल सोल्जर बीट्रेड। एक बहेल सैनिक ने विश्वासघात किया, ए बहेल सोल्जर बीट्रेड। सर ने, एक बहेल सैनिक ने विश्वासघात किया, नाम होता तो उसके आगे सैनिक नहीं लिखता फिर, या फिर लिखते हैं नामक सैनिक, सीधा लिखें, इसका मतलब उसका सरनेम है ये बंदे का। एक बहेल सैनिक ने विश्वासघात किया, ए बहेल सोल्जर बीट्रेड, लाइन चेंज कर लिखो। 1308 ईस्वी में, इन 1308 एडी, 1308 ईस्वी में सातल तथा सोम के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ सातल एंड सोम, सातल तथा सोम के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ सातल एंड सोम, सिवाना का पहला साका हुआ। फर्स्ट साका ऑफ सिवाना वॉज हैपेंड। दूसरा मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, उधर कल्ला रायमलोत। सिवाना का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ सिवाना वॉज हैपेंड। सिवाना का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ सिवाना वॉज हैपेंड। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड सिवाना। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड सिवाना। तथा इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज खैराबाद। तथा इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज खैराबाद। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड सिवाना। तथा इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज खैराबाद। तथा इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग। तथा इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग। तथा इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग। किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर इट टू कमालुद्दीन गुर्ग। तुर्कों का एक सेनापति इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, उसका नाम था नाहर खां। क्या नाम था? जैसे रणथंबोर में मारा गया था नुसरत खान, यहां पर कौन मारा गया था? लिखो, तुर्क सेनापति नाहर खान इस आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था। तर्क कमांडर नाहर खान डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। तुर्क सेनापति नाहर खान इस आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था। तर्क कमांडर नाहर खान डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस अटैक। तुर्क सेनापति नाहर खान इस आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था। अब कुल मिला के पोजीशन ये है कि तुर्कों ने कब्जा कर लिया सिवाना पर, लेकिन जालोर अभी तक भी किसके पास पड़ा है? कानड़देव के पास पड़ा है। अब तुर्कों ने जब सिवाना पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने बाहर बदमाशियां करनी शुरू की। सांचोर में एक महावीर मंदिर था। सांचोर में कौन सा मंदिर था? तुर्क मंदिर तोड़ दिया करते, तो तुर्कों ने सांचोर का कौन सा मंदिर तोड़ दिया? जैसे अपने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी, उसी प्रकार उसमें खूब सारी पाठशाला एक शहर में थी। उस शहर का नाम था भीनमाल। क्या नाम था? आप मान लीजिए भीनमाल तो उस टाइम का अपना विद्या का केंद्र ही था, उस समय का कोटा था। आज कोटा है, भारत के तमाम अलग अलग जगह से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो लोगों को कहाँ आना पड़ेगा? कोटा आना पड़ेगा। उस समय लोग राजस्थान के आसपास के लोग पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? तो भीनमाल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की अपने, पर उन्होंने वो सारे के सारे स्कूल्स वहां पर तोड़ दिए थे। देखो, तुर्कों ने सांचोर का महावीर मंदिर तोड़ दिया। टर्क डिमोलिश्ड महावीर टेम्पल ऑफ सांचोर। तुर्कों ने सांचोर का महावीर मंदिर तोड़ दिया। टर्क डिमोलिश्ड महावीर टेम्पल ऑफ सांचोर। सांचोर का महावीर मंदिर तोड़ दिया। तथा शिक्षा के अंदर भीनमाल को नष्ट कर दिया। तथा शिक्षा के अंदर भीनमाल को नष्ट कर दिया, एंड डेस्ट्रॉइड एजुकेशन सेंटर भीनमाल। तथा शिक्षा के अंदर भीनमाल को नष्ट कर दिया, एंड डेस्ट्रॉइड एजुकेशन सेंटर भीनमाल। कानड़देव को बड़ा बुरा लगा। कानड़देव को लगा, अरे यार तुम लोगों ने सिवाना पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी हमारी स्कूलें तोड़ दोगे और हमारे मंदिर तोड़ दोगे। कानड़देव वहां से बाहर निकलता है और जालोर में जो बदमाशी करते हुए तुर्क घूम रहे थे उनको वहां से जालोर से बाहर निकालता है। नागौर में अपने को एक जगह पड़ती थी मालकाना। कौन सी जगह थी? लिखो, मालकाना का नागौर में जगह, बैटल ऑफ मालकाना। फाइनली वो यहां तक उनको भगा के गया था।
मालखाना का युद्ध। लिखो, कानड़देव ने तुर्क सेना को हराया। कानड़देव डिफीटेड टर्क आर्मी। कानड़देव ने तुर्क सेना को हराया। कानड़देव डिफीटेड टर्क्स आर्मी। तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया एंड अरेस्टेड टर्क कमांडर शम्स खान। तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया एंड अरेस्टेड टर्क कमांडर शम्स खान। तथा तुर्क सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया एंड अरेस्टेड टर्क कमांडर शम्स खान। कौन से तुर्क सेनापति गिरफ्तार कर लिया? शम्स खान को क्या कर लिया? गिरफ्तार। किसने? अब अलाउद्दीन के पास समाचार पहुंचा कि भाई अपने जो तुर्क घूम रहे हैं, सिवाना का किला तो अपने पास है लेकिन बाहर जालोर में घूम रहे हैं, कानड़देव उनको हरा रहा है और कानड़देव ने अपने सेनापति को गिरफ्तार कर लिया। कौन से को? तो कानड़देव वापस अटैक करता है। इस बार अटैक करता है जालोर। कहां पर करता है? अगला लिखो, कानड़देव का जालोर पर आक्रमण। अगली हेडिंग डालो। सॉरी, अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन को दिल्ली समाचार मिला, अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन अटैक ऑन जालोर। कब किया उसने जालोर पर आक्रमण? 1311। लिख लो आगे, अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण 1311। वो जालोर आके बैठ गया, अंदर जाने का फिर कोई रास्ता नहीं। इस बार उसने फिर एक आदमी को पटाया। उस बंदे का नाम था बिक्का दहिया। क्या नाम था? उसने बिक्का दहिया कहा कि यदि तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता देगा तो मैं तेरे को धन दूंगा, और जब कानड़देव और वीरमदेव दोनों लड़ते हुए मारे जाएंगे तो मैं तेरे को जालोर का क्या बना दूंगा? राजा। बिक्का दहिया उसके चक्कर में आ गया। बिक्का दहिया ने कहा मैं तुझे अंदर जाने का रास्ता बता सकता हूँ। तो बता। उसने कहा इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची, और तू यदि कच्ची वाली दीवार तोड़ दे, भाई दीवार पक्की तो टूटेगी नहीं, कैसे टूट के अंदर घुसोगे? कच्ची वाली दीवार टूट सकती है, वो यदि दीवार तुम तोड़ दो तो पूरी दीवार टूट जाएगी, अंदर घुस जाना, अंदर सेना कम है उनको मार देना, मार के कब्जा कर लेना। तो अलाउद्दीन ने कहा कहां से कच्ची? उसने कहा ये तो नहीं पता मुझे। तो अलाउद्दीन ने कहा इतने बड़े किले का कैसे पता लगाएं फिर दीवार कहां से कच्ची है? तो उसने कहा एक मैं तरीका बताता हूँ। राई होती है, राई, राई का बीज होता है, सरसों जैसा बीज होता है राई। तो उसने कहा राई का जो बीज होता है ना, उस बीज की एक खासियत है, यदि वो रात को जमीन में डाल दिया जाए तो सुबह तक वहां से जमीन में दरारें आ जाएगी, जमीन फटने लग जाएगी वहां से, वो बहुत जल्दी अंकुरित होता है वहां से। इसलिए इसके चारों तरफ राई का बीज डाल दिया जाए, जहां से जमीन फटेगी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है? कच्ची। इसका मतलब साइड वाली दीवार भी क्या है? कच्ची। तो तुम ये कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने आसपास घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई हो लेके आओ। आप जैसे खूब सारे शमशेर बहादुर थे, राई के बोरे भर भर के लेके आए और आका ये ले राई। और अलाउद्दीन ने मुंह मांगे दामों में खरीदी कि हाँ भाई कितने बेच रहा है? 10 रुपए किलो। कितने बेच रहा है? 20 रुपए किलो। खरीद लो। और चारों तरफ राई डलवा दी। जहां से राई फूट गई इसका मतलब वो जमीन कच्ची है, उसने उधर की दीवार तोड़ दी थी। एक मेरे जैसा कोई महाआलसी आदमी था, वो सुबह राई लेके आया और मैंने कहा मैं भी अलाउद्दीन राई लेके आऊं। हाँ भाई तोलो इसकी राई। क्या भाव दी? मैंने कहा 100 रुपए किलो। उसने कहा नहीं 2 रुपए किलो में तोल लो। रात तो तुम 50 रुपए किलो और 100 रुपए किलो और 20 रुपए किलो वैसे ले रहे थे। अलाउद्दीन ने कहा राई रा भाव राते गया। राई रा भाव, राई के भाव तो कब चले गए? 2 सवाल। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा किला राई के भाव बिक गया था? जालोर का किला। कौन सा किला? कोई पूछे कि इस कहावत का क्या अर्थ है कि राई रा भाव राते गया, काम का हो जाना। कोई काम हो जाता है उसके बाद आप पहुंचते हो तो अगला क्या कहेगा आपको? राई रा भाव। आरएस का फॉर्म निकले, आरएस का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी मान लो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर। आप 3 जनवरी को उसके पास गए तो वो आपको दुकानदार कहेगा राई रा भाव, है ना। आपकी क्लास होनी थी 1 बजे से 7 बजे तक, आप 8 बजे आएगी सर क्लास लो, मैं कह सकता हूं आपको राई रा भाव। जो काम हो जाता है उसके बाद जब हम पहुंचते हैं उस मुहावरे को क्या कहा जाता है राजस्थानी में? राई रा भाव। राई के भाव तो कब चले गए? रात को चले गए। तो राजस्थान का कौन सा किले के बारे में कहा जाता है कि वो राई के भाव बिक गया? और वो रास्ता बताने वाला बंदा कौन था? कौन था? कहते बीका दैया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए। बीका दैया घर पे गया, अपने घर पे जाके उसने अपनी पत्नी को रुपए दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? उसने हीरा दे को जाकर हीरा दे क्या पैसे पैसे करती है, पैसे के लगा दूं, ये पकड़ पैसे। तो उसने कहा रुक रुक रुक, तू लाया कहां से? तू एक फौजी है, इतने रुपए कहां से आए तेरे पास? कोई लॉटरी लगी, कोई रम्मी खेल ली तूने ऑनलाइन, कोई एमपीएल पे टीम बनाई तूने, क्या किया था? ये रुपए कहां से लाया? ड्रीम 11 पे टीम लगी तेरी। उसने कहा तेरे को आम खाने गुठलियां गिननी, रुपए चाहिए तो रुपए ले, गहने बनवा, तेरे को कपड़े खरीदने कपड़े खरीद। उसने कहा नहीं नहीं पहले मुझे बता कहां से लेके। और
बीका दैया ने कहा और किसी को मत बताना, ये रुपए मेरे को अलाउद्दीन ने दिए हैं क्योंकि मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया। अब अलाउद्दीन अंदर आके कानड़देव वीरमदेव दोनों को मार देगा, फिर मुझे बनाएगा राजा, मैं राजा बनूंगा तो तू बनेगी, मजे है थोड़े दिन में अपने दोनों। और वो तो दारू पिया आता तो पड़ गया। और हीरा दे को लगा कि लिचड़ मेरा पति है, ये विश्वासघाती देशद्रोही नमक हरामी जो देश को बेच आया, ये मेरा पति है। और उसे लगा कि ऐसे पति से तो अच्छा है पति हो ही ना, तूने मार दिया। तो बीका दैया को कौन मार देती है? कौन मार देती है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती है, पर उससे भी अधिक वो क्या है, हमारे यहाँ की महिलाएं बेहद मजबूत थी, इसलिए पुरुष स्वभावतः मजबूत हो। दुनिया का, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज को यदि देखना है तो वहां का साहित्य पढ़िए, है ना। एक हिंदी का स्टेटमेंट है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का, सोसाइटी कैसी है ये लिटरेचर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लिटरेचर में जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपकी सोसाइटी वैसी। आप दुनिया में किसी भी भाषा का लिटरेचर पढ़िए और उसमें जहां महिलाओं का वर्णन आया है उसको आप पढ़िए। महिलाओं का वर्णन ज्यादातर मामलों में, अपवाद को छोड़ दीजिए, ज्यादातर मामलों में दो जगह आया है। या तो उसका वर्णन आया सुंदरता के मामले, इतनी सुंदर थी, ये थी, वो थी, उससे, या प्रेम। इसके अलावा बाकी जगह महिलाओं का वर्णन कम देखने को मिलेगा। आप राजस्थान का साहित्य उठा के देखिए, वीरता भरी पड़ी है। ये अपने साहित्य में कोई लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इला न देनी आपनी न हालरियो हुलराए, कोई मात सिखाना है पालना न मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती हुई कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। ये अपने साहित्य में मिलेगा कि दो सहेलियां एक दिन बैठी बैठी बातें कर रही थी। एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे। उसने कहा कि मेरे पति युद्ध में भाग लेने के लिए गए। कब गए थे? 3 दिन हो गए। कोई समाचार? कोई समाचार नहीं। कोई जीत हार का समाचार कि नहीं, कोई जीवन मृत्यु का समाचार कि नहीं। इतने में आसमान का रंग लाल होने लगा। तो दूसरे वाली सहेली अपने पहले वाली सहेली से उसे कहती है कि वो देखो उधर आसमान का रंग लाल हो रहा है, मुझे लगता है कहीं आग लग गई है। और आग लग गई है तो आग जैसे ऊपर पहुंची है तो आसमान बादल कैसे दिखाई देने लगे अपने को? लाल। वो पहले वाली कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति चूंकि युद्ध में गए हुए थे, वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, वो स्वर्ग जा रहे होंगे, उन्होंने इतने दुश्मन मारे होंगे कि उनकी तलवार का रंग लाल हो गया होगा खून से। जाते टाइम बादलों में अपनी तलवार साफ की होगी, इसलिए बादलों का रंग कैसे कर दिया होगा? हेली देखो आज किम अंबर दिशा आग, को सुरगा पीयू सिधाऊं तान जलत झकोली खाग। हेली देखो आज किम, हेली मतलब सहेली, देखो आज कैसे अंबर दिशा आग। अंबर में क्या दिखाई दे रही है? हेली देखो आज किम अंबर दिशा आग। दूसरे वाली कहती है ना, सुरगा पीव सिधावता। पीव मतलब पति, मेरे पति कहां सिधार रहे हैं? जलद झकोली खाग। खाग मतलब तलवार, झकोली मतलब झकोड़ना। पानी में कोई चीज यूं करते हैं उसको राजस्थानी में कहते हैं झकोड़ना। जलद मतलब बादल। बादलों में मेरे पति ने अपनी तलवार को झंझोड़ा होगा, उसके अंदर उसको साफ किया होगा, इसलिए बादलों का रंग कैसा कर दिया होगा। यह वर्णन आपको केवल राजस्थान में मिलेगा। आपको अपने यहां पर कोई मिलेगा कि सूत मरियो हित देश मन हरख्यो बंधु समाज, माने हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। सूत मतलब बेटा, सूत मतलब सूत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित में मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरख्या मतलब राजी होना। जो पूरा समाज था वो इस बात पे गर्व फील करता, हरखना मतलब प्राउड फील करना। प्राउड फील करता है कि हमारा समाज का एक अंग था, उसकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, उसकी मौत देश की रक्षा करते हुए, शहीद पर हम प्राउड फील करते हैं। माँ ने हरखी जलम दे जतरी हरखी आज। माँ इतनी राजी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जब वो पैदा हुआ था, जितनी आज राजी हुई कि मेरा बेटा देश के, है ना। इसका दूसरा है रण चालू सूत भागियो। रण मतलब युद्ध चालू, सूत भागी। चालू युद्ध में जो बेटा था वो क्या होगा? गहवा लथपथ था। क्यों भाग गया? क्योंकि गांव में क्या हो गया था? लथ। बेटा युद्ध करने के लिए गया था, युद्ध में लथपथ हो गया, घायल हो गया, भयंकर चारों तरफ से खून टपक रहा है, तो वो युद्ध छोड़ के भाग गया। मायड़ हांचड़ बाडियां धन चूड़ो चटकाए। जब वो इस घायल अवस्था में भाग के घर आया तो माँ ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि सर माती, तेरे को यहां से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि इससे अच्छा तू मरी जाता वहां पर। ऐसे वर्णन केवल अपने, इसके अलावा आप किसी साहित्य में वर्णन दे पाए। तब मुझे लगता है हीरा दे जैसी महान महिला, विडंबना यह है कि हम हीरा दे को जानते भी नहीं। आरपीएससी को कई बार लाख लाख धन्यवाद बोलने का जीव करता है कि उसने बार बार पूछे
पहला साका किसने किया, दूसरा साका किसने किया, उस साके में कौन था, उस साके में मारने वाली महिला कौन थी। उसने हीरादेव पूछी, इसलिए कम से कम हीरादेव का नाम तो है, वरना इतिहास के किसी पन्नों में ऐसी महान महिलाओं के नाम सिमट के रह जाते हैं। कोई भी समाज कैसा होगा ये पूर्णतः इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समाज की महिलाएं कैसी। जिस समाज की महिलाएं मजबूत होगी वो समाज भी क्या होगा। हमारे राजस्थान की महिलाएं किसी समय बेहद मजबूत थी, इसलिए अपना समाज भी क्या था। जैसे ही महिलाएं कमजोर होने लगी, स्थितियां आप देख रहे हैं। इसलिए हे लड़कियों, ये तुम पर जिम्मेदारी है कि समाज कैसा होना चाहिए। तुम मजबूत होगी तो समाज भी क्या हो जाएगा। ये पहले कोई राजस्थान की महिला थी जो अपने घर के दरवाजे इसलिए बंद कर देती है क्योंकि उसका पति युद्ध से हार कर वापस आया। एक कोई महिला इसलिए अपना सिर काट देती है कि उसका पति युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा है। तो कोई माँ, कोई पत्नी, कोई बहन अपने भाई को, पति को, बेटे को प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती कि लड़, देश की रक्षा कर। अब स्थितियां ठीक उल्टी है। गली के अंदर कहीं लड़ाई हो रही हो, बंदा केवल बाहर खड़ा देखे तो लोग कहते थे अपना माई न जो थे ना लड़ा। मुझे कई बार कोई कहता है कि देखो सर कितना भ्रष्टाचार है समाज में, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, भयंकर वाला भ्रष्टाचार है समाज में। तो सर समाप्त कैसे हो। जिस दिन महिलाएं ठान ले, एक दिन कोई पति रुपए लेके घर आए, एक आधी हीरा दे बन जाए और मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल चाकू लेके पीछे ही भाग ले। अगली बार कोई दोबारा इस प्रकार से भ्रष्टाचार के पैसे लेके घर पे आएगा। पर अब स्थितियां उल्टी है। अब वो पूछती है कि ऊपर की कमाई। मैं कई बार बताता हूं, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता बीकानेर, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई। मेरे साथ में एक भैया रहा करते पास में, वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे। वो डेली आके मेरे को क्वेश्चन सुनाते कि ले सुन ले मेरे से। उनको थोड़ा मेरे से बातचीत की तो उनको लगा ठीक है बच्चा, जीके वीके ठीक है इसकी। तो आ जाते कि ये मैंने आज पढ़ा, 5 पेज पढ़े, इनमें से क्वेश्चन पूछ। मुझे भी मजे आते उनसे क्वेश्चन पूछने में। उससे भी अधिक मजे इस पर आते कि मैं उनको फंसा लिया करता कि ये नहीं आ रहा भाई साहब, थानेदार नहीं बनोगे आप, ऐसे नहीं लग। एक दिन वो साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आए मेरे पास और हिंदी के क्वेश्चन लेके आए, और मैंने 45 मिनट तक जितनी माथापच्ची करनी थी कर ली, पर उन्होंने सारे जवाब दे दिए, मेरे से एक भी सवाल में फंसे नहीं। तो मैंने सरेंडर किया। भाई साहब आप तो, आपकी तैयारी अच्छी हो गई यार, आपको सब कुछ आने लगा, इस बार आप पक्के थानेदार। उनका हाँ यार लग रहा है इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो फिर तेरे भाई के पास खूब सारे पैसे होंगे और तू तेरे पापा से पैसे मत मंगना बाद में गाँव से। तो भैया तो मैं दूंगा तेरे को महीने का खर्चा। भैया से आपकी कितनी तनख्वाह होगी। उन्होंने कहा अरे यार इसमें तनख्वाह का क्या लेना देना है इसके अंदर। तो मैंने कहा तो अरे उनका थानेदार थानेदार होता है, अरे कब पैसे होंगे। तो मैंने कहा भ्रष्टाचार करेंगे। तो उनका भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ चीजें शिष्टाचार होती है, आपने कोई जबरदस्ती थोड़ी लेंगे। जो जीता होता है उतना तो होता ही है, और उसमें अपना खूब सारा आएगा। आपने नई नई 12th पास करके आए थे, 12th में भ्रष्टाचार का ऐसे पूरा याद किया था। मैंने उधर वाली लाइनें भैया पे चिपकाई, पर मैंने कहा देश को केवल बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं है, ये अंदर का भ्रष्टाचार हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला दिमक की तरह करता जा रहा है। और आप भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हो। मैंने 2-4 मिनट उनको भाषण दिए, उन्होंने जाते जाते मेरे सिर पे हाथ फेरा और वापस कहा कि राजवीर तू अभी टाबर है, तू नहीं जानता कि लैक्मे की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। तो मुझे लगा अच्छा भ्रष्टाचार का लैक्मे की नेल पॉलिश है। मैं किसी पुरानी क्लास में जब ये किस्सा सुना रहा था कि स्टूडेंट खड़ा और उसने कहा सर आप अभी भी बोले ही हो, अब 55 की नहीं आती है, वो महंगी आती है सर। तो महिलाएं जिस दिन ये धारण कर लेगी कि हमें इन चीजों को समाप्त करना है, उस दिन चीजें क्या हो जाएगी समाप्त। लैक्मे की नेल पॉलिश अब कितने की आ रही है। अभी तक अपने को आवश्यकता पड़ेगी तब देख लेंगे बाद। इकोनॉमी इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में पढ़ते होंगे विदेशी मुद्रा भंडार, पढ़ते हो। जब देश नया नया आजाद हुआ होगा तो अपना विदेशी मुद्रा भंडार कम था, ज्यादा कम था। विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आया था। और सबसे बड़ी बात उससे आपकी औकात पता चलती है। लोन उसको मिलता है जिसके पास रुपए होते हैं, लोन उसको मिलता है जिसके पास है ना। अपने को एक गांव में ऐसा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, वो किसी से जाके मांगता 10 लाख दो, कोई भी 10 लाख दे देगा, उसको पता है इसके पास है, चुका देगा। पर जिसके पास कुछ ही नहीं है उसको कोई भी उधार देता। इसलिए बिजनेसमैन को जो लोन मिलते हैं उनकी इंटरेस्ट रेट कम, एजुकेशन के लोन की इंटरेस्ट रेट ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि यहां से आने की संभावना
ये रिस्की लोन है, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, बैंक को भी लगता है कि पता नहीं है इसका, तो वो हमेशा रिस्क वाला देखते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए भी कोई देश रखता है कि अगर अपने पास रहेंगे तो किसी भी देश से अपना व्यापार ढंग से हो जाएगा। फिर अपने को सबसे बड़ा है कि ऑयल खरीदना है यार, ऑयल के रुपए कहां से देंगे, तो अपना विदेशी मुद्रा भंडार ही काम आता है उधर। नेहरू जी ने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार कम, चीजों का आयात होता है ज्यादा, निर्यात होता है कम, नया नया देश था, मैन्युफैक्चरिंग आपकी कम थी, तो सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही, एक्सपोर्ट के मामले में आपके पास कुछ भी नहीं है। अब जितना एक्सपोर्ट ज्यादा उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा जाएगा बाहर, इंपोर्ट ज्यादा होगा उतना ही बाहर ज्यादा जाएगा, आयात ज्यादा हो रहा है। तो नेहरू जी ने चेक किया कि यार कहाँ इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो पता चला कि अपने ये जो क्रीम पाउडर ये जो चीजें हैं इन पे ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट्यूम कॉस्मेटिक आइटम जो भी है इन पे अपना क्या हो रहा है ज्यादा। तो नेहरू जी ने, भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे टाटा, रतन टाटा के जो फोर फादर है, उनको बुलाया, उनको बुलाकर ये कम से कम ये पाउडर क्रीम तो खुद बना ले, तो ये तो बाहर से नहीं मंगाना पड़े। तो टाटा ने एक ब्रांड लॉन्च किया, इस ये आपके सौंदर्य का एक ब्रांड, ब्यूटी का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड लॉन्च किया, लक्ष्मी। किस नाम से? हमारे प्रोडक्ट्स जब यदि आप लगाओगे, जितनी सुंदर माँ लक्ष्मी है, गॉडेस लक्ष्मी है, उतने सुंदर आप हो जाओगे। लक्ष्मी ब्रांड भारत के अंदर खूब हिट हुआ, कालांतर में टाटा को लगा रहा अपने खूब सारे बिजनेस है, ये अपने से नहीं समझ रहा। टाटा ने वो लक्ष्मी ब्रांड एक फ्रेंच कंपनी को बेच दिया, उस फ्रेंच कंपनी ने उसका नाम बदल किया लैक्मे। क्या किया? लैक्मे का ओरिजिनल नाम क्या है? क्या है? अब लड़कियों को लगता है अब तो हम खरीदेंगे, तो सस्ता सा ब्रांड कर दिया सर, हमें लगता था फॉरेन ब्रांड, लैक्मे फॉरेन ब्रांड नहीं है, अपना था, हमने फॉरेन कंपनी को क्या कर दिया था, बेच दिया। देखो लैक्मे नहीं लिखना, लिखो लिखो, बिक्का दहिया ने कानड़ देव से विश्वासघात किया था, बिक्का दहिया बी ट्रेड कानड़ देव, बिक्का दहिया ने कानड़ देव से विश्वासघात किया था, बिक्का दहिया बी ट्रेड कानड़ देव। अतः उसे उसकी पत्नी हीरा दे ने मार दिया था, सो ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरा दे। अतः उसे उसकी पत्नी हीरा दे ने मार दिया था, सो ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरा दे। हीरा दे ने मार दिया था, वॉज मर्डर्ड बाय हिज वाइफ हीरा दे। लाइन चेंज कर लिखो, 1311 ईस्वी में, इन 1311 एडी, 1311 ईस्वी में, इन 1311 एडी, कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व, पहले कानड़ देव लड़ता है, कानड़ देव मरता है तो वीरम देव को राजा बनाते हैं, फिर वो लड़ता है। कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ कानड़ देव एंड वीरम देव, 1311 ईस्वी में, 1311 एडी, कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ कानड़ देव एंड वीरम देव, जालोर में साका किया गया था। साका वॉज हैपेंड इन जालोर, जालोर में साका किया गया था, साका वॉज हैपेंड इन जालोर। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर लिया, अलाउद्दीन कैप्चर्ड जालोर, अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर लिया, अलाउद्दीन कैप्चर्ड जालोर, तथा इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज खेराबाद, सॉरी जलालाबाद, तथा इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज जलालाबाद। खेराबाद सेवाना किया ना, तथा इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज जलालाबाद। तो चित्तौड़ का किया था खिजराबाद, सेवाना का किया था खेराबाद, जालोर का किया था जलालाबाद, और झाइन का किया था नौशहर, कल बताया था मैंने, तथा इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया? अब सुन लो, एक लिखना नहीं, एक बात हमारी पहले लिखी हुई है, यहीं से वो कानड़ देव के एक भाई को जिंदा पकड़ लेता है मालदेव। किसको पकड़ लेता है? इसको अपने साथ दिल्ली ले गया था और बाद में उसको चित्तौड़ का खिला दिया। कौन सा खिला दिया? कहते हैं कानड़ देव वीरमदेव युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, फिरोजा ने यह कहा था कि वीरमदेव की लाश लेके आना, या जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना, पर वो मिला ही नहीं उनको। फाइनली कानड़ देव की केवल गर्दन गर्दन मिली थी, बाकी अंग अंग कट कट के गिर गए होंगे उसके कहीं पे। तो कहते हैं फिरोजा के पास उसकी गर्दन लेके गए, फिरोजा को ले जाकर भाई जिंदा पकड़ा नहीं गया, मरने के बाद उसके अंग अंग बिखर गए, हमारे पास गर्दन आता ही गर्दन तेरे पास लेके आ गए। तो कहते हैं फिरोजा उस गर्दन को लेके और उसके साथ यमुना में कूद जाती है, फिरोजा सुसाइड कर लेती है। फिरोजा ने कहा जीना मरना इसी के साथ है। तो जल जोहर वापस वास्तव में किसी ने किया था, किसने किया? तो अपने किसी राजस्थान की कवि की लाइन है कि फिरोजा जब वो गर्दन उसके सामने लेके गए थे, फिरोजा ने कहा भाई मैं पूरी जिंदगी इससे मिलना चाहती थी, लेकिन ये कभी भी मेरे से मिलने के लिए भी राजी नहीं हुआ, अब कम से कम मैं इसको भर नजर देखना चाहती हूँ कि देखूं तो सही कैसा है ये।
तो अपनी किस्से है, अपनी कविताएं, उनमें कवि का वर्णन है कि जब फिरोजा उसके चेहरे को देखने के लिए उसके सामने आई तो उसका वो जो गर्दन गर्दन ही थी, मुंडी मुंडी थी, वो चेहरा घूम गया। फिरोजा इधर आई देखने के लिए, इधर हो गया। उसने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को तो दर्शन दूंगा। तो फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई है मैं, कि मैं तुर्कों की बातें छोड़कर क्या बनने के लिए तैयार हूं, हिंदू। तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई है मैं, मारा भोबोरा भरतार शीश न धूण सोनीगरा। हे मेरे भव भव के भरतार, हे मेरे 7 जन्मों के पति सोनगरा, प्लीज मेरे से सिर मत घुमा, मैं तेरे से ब्याह करने के लिए तैयार हूं। पर सोनगरा चक्री हो गया, उसने मुंह दिखाया, लिखो नीचे अलग लिखो। एक राइटर इनके दरबार में नहीं था, बाद का एक राइटर है, उस राइटर का नाम है पद्मनाभ। क्या नाम है? अलग से लिखना है ना, पद्मनाभ। उसने कानड़ देव पर एक बुक लिखी, उसका नाम है कानड़ देव प्रबंध। क्या नाम है बुक का? कानड़ देव प्रबंध। किसने लिखी कानड़ देव प्रबंध? एक बुक लिखी वीरमदेव सोनग्रारी वात। वात मतलब बात, बात मतलब कहानी। वीरमदेव सोनग्रारी वात। क्या नाम, दोनों किताबों के नाम बताओ देखिए। कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी वात, किसकी किताब है? बॉक्स में बंद करो। एक हेडिंग और डालो, लिखो गुलविहिस्त। कौन है? लिखो फिरोजा की दाहिमा। फिरोजा तो बताइए अपने को, अलाउद्दीन की राजकुमारी थी, और उसकी जो दाहिमा है उसका नाम क्या था? गुलविहिस्त। लिख लो, फॉस्टर मदर ऑफ फिरोजा, फिरोजा की दाहिमा। बाकी कल पढ़ेंगे।